हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे शेरशाह सूरी के बारे में। और शेरशाह सूरी जो है भारत का जो है बादशाह बन चुका है और भारत के बादशाह के रूप में हमने उसको देखा। और साथ ही हमने उसकी सैनिक उपलब्धियों के बारे में भी जो है अध्ययन किया। आज हम शेरशाह के प्रशासन के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। प्रशासन के साथ ही हम जो है उसका सैनिक संगठन, भू राजस्व व्यवस्था, न्याय और पुलिस व्यवस्था, उसके द्वारा जो जो सड़कों का किस प्रकार निर्माण किया गया, सरायों का निर्माण, इसके साथ साथ उसने दान विभाग का गठन किया, मुद्रा व्यवस्था में भी उसने सुधार किए, उन सबको देखने वाले हैं। साथ ही उसने शिक्षा और साहित्य को किस तरह प्रोत्साहन दिया, उसके बारे में भी हम आज की इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। और अंतिम रूप से हम शेरशाह के उत्तराधिकारियों के बारे में भी चर्चा करेंगे कि शेरशाह के बाद में जो है कौन कौन शासक बने। उसके बाद में जो है सूर्यवंश का पतन किस प्रकार हुआ, उसकी भी चर्चा करेंगे। और ये आज हम इस क्लास में जो है अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू कर देते हैं शेरशाह का प्रशासन। भारतीय इतिहास में शेरशाह एक महान विजेता और कुशल सेनानायक के रूप में ही विख्यात नहीं, बल्कि उसकी गणना एक सक्षम प्रशासक के रूप में भी जो है की जाती है। उसने न सिर्फ एक राज्य की स्थापना की, बल्कि एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा इसे जो है स्थायित्व प्रदान करने का भी जो है प्रयास किया था। यद्यपि आरंभिक तैमूरी शासकों यानी बाबर और हुमायूं ने भी भारत पर राज्य किया था, तथापि प्रशासन के क्षेत्र में जो है बाबर और हुमायूं ने कोई भी जो है उनका योगदान नगण्य है, न के बराबर है। बाबर और हुमायूं ने जो है प्रशासन के क्षेत्र में इतना योगदान नहीं दिया, क्योंकि बाबर और हुमायूं जो है भारत में आने के बाद जो है ज्यादातर युद्धों में ही उलझे रहे थे, तो प्रशासन की तरफ उनका ध्यान जो है गया ही नहीं था। प्रशासन की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिला था उन्हें। इसके विपरीत शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसने अकबर के सामने एक आदर्श उपस्थित किया। यानी अकबर जब इस सूरी राज्य के पतन के बाद में अकबर जब यहाँ का शासक बना, तो अकबर ने जो है यह शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था से सीख ली और इसी प्रशासनिक व्यवस्था को जो है इसमें ही संशोधन परिवर्धन करके जो है इसी को अपनाया। यानी शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी थी। अकबर ने शेरशाह द्वारा निर्देशित मार्ग को ही जो है संशोधनों और परिवर्तनों के साथ जो है अपनाया था। लंबे समय की अराजक अवस्था को समाप्त कर राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने का जो श्रेय है वो शेरशाह को ही दिया जाता है। तत्कालीन और आधुनिक विद्वानों ने शेरशाह की प्रशासकीय प्रतिभा का बखान किया है। इतिहासकार कानून को जो है उन्होंने उन सभी अफगान शासकों में सबसे महानतम जो प्रशासकीय और सैनिक प्रतिभा का व्यक्ति माना है, वो किसको माना है? शेरशाह सूरी को माना है। इतिहासकार कानून ने यह कहता है कि 5 वर्षों की अल्प अवधि में ही जो है आश्चर्यजनक प्रतिभा का परिचय दिया था शेरशाह सूरी ने। 5 वर्ष मात्र 1540 से लेकर 45 तक जो है इसने राज किया था, और इसी 5 वर्षों में जो है इसने प्रशासकीय जो प्रतिभा है उसका बहुत ही शानदार उदाहरण पेश किया है, अच्छा परिचय दिया है। इसमें कीन महोदय एक इतिहासकार है, उन्होंने यहां तक लिखा है कि किसी भी सरकार ने, यहां तक कि अंग्रेजों ने भी जो है इतनी अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया जितना कि इस पठान ने दिया। यानी पठान किसको कहा है? पठान कहा है शेरशाह सूरी को। यानी शेरशाह सूरी ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था में जो है या इतनी अधिक बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, इतना किसी अंग्रेजों ने भी नहीं दिया इतना। तो प्रशासनिक व्यवस्था शेरशाह की बहुत ही अच्छी रही है। आज हम उसी के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं। तारीख के जो शेरशाही ग्रंथ है, इसका लेखक अब्बास खां शेरवानी, ये भी शेरशाह के प्रशासन की जो है प्रशंसा करता है। यानी कि ये जो लेखक है अब्बास खां शेरवानी, ये भी जो है शेरशाह के प्रशासन की जो है प्रशंसा करता है। शेरशाह प्रशासनिक प्रवर्तक और सुधारक, यानी शेरशाह को जो है प्रशासनिक प्रवर्तक माना जाता है और साथ ही ये प्रशासन में जो है सुधार करने वाला भी था, तो प्रशासनिक प्रवर्तक और सुधारक माना जाता है। शेरशाह ने जो है प्रशासन के क्षेत्र में मौलिक सिद्धांत लागू किए अथवा उसने पुरानी प्रचलित जो व्यवस्था थी उसमें ही सुधार किए। वह प्रशासनिक प्रवर्तक था अथवा मात्र एक प्रशासनिक सुधारक? यह प्रश्न इतिहासकारों जो है विवाद का विषय बना हुआ है। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि शेरशाह ने प्रशासन के क्षेत्र में मौलिक परिवर्तन किए, यानी कि जो पुराने प्रशासन के नियम लागू थे उन्हीं में जो है परिवर्तन और संशोधन करके जो है उसी को लागू किया। लेकिन डॉक्टर परमात्मा शरण और राम प्रसाद त्रिपाठी, दो इतिहासकार जो है, राम प्रसाद त्रिपाठी और परमात्मा शरण, डॉक्टर परमात्मा शरण और राम प्रसाद त्रिपाठी जो है, उनका विचार है कि प्रशासनिक प्रतिभा रखते हुए भी
शेरशाह प्रशासन के क्षेत्र में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सका। इन्होंने कहा है कि इसने कोई मौलिक परिवर्तन जो है नहीं किया है। वह एकमात्र सुधारक ही था, यानी डॉक्टर परमात्मा शरण और राम प्रसाद त्रिपाठी जो है, इनको शेरशाह सूरी को केवल मात्र एक सुधारक के रूप में ही देखते हैं कि वह एक सुधारक था। यानी उसने जो पुरानी जो प्रशासन की नीतियां थी या जितने भी नियम थे उन सब में सुधार ही किया है। इस कारण शेरशाह को जो है इन्होंने मात्र एक सुधारक ही कहा है। शेरशाह ने नई संस्थाओं को जन्म नहीं दिया, ये कहते हैं परमात्मा शरण और राम प्रसाद त्रिपाठी की इसने कोई नई संस्थाओं को जन्म नहीं दिया, बल्कि पुरानी संस्थाओं को ही जो है नया स्वरूप प्रदान किया। पुरानी जो संस्थाएं थी आपके प्रशासन से संबंधित, उन्हीं को जो है नया स्वरूप प्रदान किया, उन्हीं में जो है परिवर्तन संशोधन किया। उसने नए विभागों का जो है कोई सर्जन नहीं किया, नए विभाग नहीं बनाए। उसने प्रबंधक विभाग और उप विभाग ये प्राचीन व्यवस्था पर ही आधारित थे। यानी जो दो विभाग हैं, प्रबंधक विभाग और उप विभाग, ये तो पहले वाली जो व्यवस्था थी उसी पर जो है आधारित थे। उसकी जो सैनिक व्यवस्था है वो अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। यानी कि सैनिक व्यवस्था भी जो है पुराने शासकों की तरह ही है, यानी अलाउद्दीन खिलजी के समान ही है, उससे ही प्रभावित है। उसकी भू राजस्व नीति भी मौलिक नहीं मानी जा सकती, ये कहना है रामचरण आपके राम प्रसाद त्रिपाठी और परमात्मा, क्या नाम था, परमात्मा शरण और राम प्रसाद त्रिपाठी, इन लोगों ने ये जो इतना स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने कहा है कि वह मात्र क्या है, एक सुधारक ही था, यानी सिर्फ सुधारक का है इनको। वस्तुतः शेरशाह के प्रशासन का महत्व जो है वो इस बात में नहीं था कि उसने प्राचीन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बनाए रखते हुए भी अपनी मौलिक प्रशासनिक नीतियों द्वारा उसे नवीन स्वरूप प्रदान किया एवं ज्यादा प्रभावशाली बनाया। इस प्रकार सुधारक होते हुए भी उसने प्रशासनिक प्रवर्तकों से ज्यादा ख्याति जो है प्राप्त की थी। इस कारण हम जो इसको प्रशासनिक प्रवर्तक भी कहते हैं, और जनता का जो है इसने अधिकतम कल्याण किया था। शेरशाह ने कौन कौन सी प्रशासकीय जो नीतियां अपनाई हैं, पॉलिसीज, उसके बारे में देख लेते हैं। शेरशाह ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को कुछ निश्चित नीतियों एवं आदर्शों की पूर्ति के अनुरूप बनाया। उनकी नीतियां एवं शासन के उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। कौन कौन सी पॉलिसियां अपनी है प्रशासन से संबंधित, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है समानता का सिद्धांत, यानी समानता का सिद्धांत इक्वल। भारत में तुर्क अफगान राज्य की स्थापना के साथ ही दिल्ली के सुल्तानों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। दिल्ली के जितना भी सल्तनतकालीन शासक थे उन्होंने जो है भेदभावपूर्ण नीति अपनाई हिंदू और मुसलमानों में, लेकिन शेरशाह सूरी ने सबके बीच जो है समानता का सिद्धांत अपनाया। ये जो शासक थे तुर्क अफगान, ये मुसलमानों को शासक वर्ग, सामान्यतः जो है मुसलमानों को शासक वर्ग का माना गया और महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक पद है वो मुसलमानों को सौंपे गए। हिंदुओं को यथासंभव उच्च और महत्वपूर्ण राजकीय पदों से अलग ही रखा गया, यानी हिंदू जो थे उनको जो है ये महत्वपूर्ण जो पद है राजकीय पद वो उनसे अलग ही रखा गया, वो उन्हें पद नहीं दिए गए। इतना ही नहीं, उन पर जो है आर्थिक बोझ भी जो है लादे गए थे हिंदुओं पर, जिससे हिंदुओं की जो शक्ति है और उनका प्रभाव वो कमजोर पड़ जाए एवं भारत में तुर्क अफगान राज्य की जड़ें जो है मजबूती से जम जाए। यानी जितने भी ये तुर्क अफगान शासक आए हैं इन्होंने जो है समानता का सिद्धांत नहीं अपनाया। वो समझते थे कि मुसलमान ही भारत के शासक हैं तो मुसलमानों के साथ ही जो है उन्हें उस दृष्टि से देखा जाएगा, ऊंचे पदों पर उन्हीं को रखा जाएगा और हिंदुओं को जो है दबाया गया, हिंदुओं को जो है बड़े बड़े पदों से दूर रखा गया। दिल्ली सुल्तानों की इस नीति ने आपसी भेदभाव की खाई जो है खड़ी कर दी थी। हिंदुओं और मुसलमानों में जो है भेदभाव की जो खाई है वो खड़ी कर दी थी। इस व्यवस्था के अनेक दुष्परिणाम निकले। शेरशाह ने एक दूरदर्शी शासक होने की वजह से इस सत्य को पहचान लिया और अफगान राज्य की सुरक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसे जो है राज्य के प्रत्येक वर्ग का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त नहीं हो सके। शेरशाह समझ चुका था कि इसमें राज्य यदि जो है ज्यादा सुरक्षित करना है तो सबकी जो है सम्मिलित सहायता लेनी पड़ेगी, हिंदुओं और मुसलमानों को जो है समान दर्जा देना पड़ेगा। इसलिए उसने जो है प्रशासन में जो भेदभावपूर्ण नीति थी, तुर्क अफगानों की भेदभावपूर्ण नीति, उसको तिलांजलि दी, उसको जो है हटाया और उसने हिंदुओं और मुसलमानों को जो है समान रूप से प्रशासन में हिस्सा दिया। उसने राज्य के प्रत्येक वर्ग की सुख सुविधा के लिए कार्य किए और प्रशासन को लोक कल्याणकारी जो है बनाने का प्रयास किया, यानी सबके कल्याण के लिए जो है प्रशासन होना चाहिए। सब व्यक्ति जो है हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब जो है सबकी भागीदारी होनी चाहिए प्रशासन में। ऐसा करके वह जनता का समर्थन भी प्राप्त करना चाहता था, जनता जो है सब इसके साथ हो जाए और अफगान राज्य जो है स्थायित्व प्रदान करना चाहता था। अफगान राज्य को जो है शेरशाह सूरी भाई लंबे समय तक जो है स्थान दिलाना चाहता था कि जो है स्थायित्व बना रहे अफगान राज्य का।
शक्ति का केंद्रीकरण, लेकिन बाद में इतने शक्तिशाली शासक आए नहीं, इस वजह से अफगान राज्य का जो है पतन हो गया। दूसरी जो इसने पॉलिसी अपनी है वह शक्ति का केंद्रीकरण, यानी सारी शक्ति जो है अपने पास ही रखी। शेरशाह सूरी ने शक्ति का जो है केंद्रीकरण किया, विकेंद्रीकरण नहीं किया। देख लीजिए, शेरशाह ने सारी राज्य की जो सारी शक्ति है उसको अपने हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया। ऐसा कर वह अपनी जो स्थिति है वो सर्वशक्तिशाली बनाना चाहता था। तत्कालीन परिस्थितियों में जब अफगान राज्य दृढ़तापूर्वक स्थापित नहीं हुआ था और अफगान राज्य के अनेक दुश्मन थे, तो ऐसा करना आवश्यक था। एक शक्तिशाली और निरंकुश शासक ही जो है राज्य की विघटनकारी शक्तियों पर जो है कठोर नियंत्रण रख सकता था। यदि ऐसा नहीं करेगा तो जो अलग अलग राज्य हैं उसमें जो है स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेंगे वहां के जो सूबेदार हैं, जो प्रशासक है वो। इसलिए शेरशाह ने अपने हाथों में जो है सारी शक्ति केंद्रित करने का प्रयास किया। वह निरंकुश शासक के समान शक्तिशाली बन बैठा, परंतु वह स्वेच्छाचारी शासक नहीं बना, यानी अपनी जो है स्वेच्छाचारी शासक नहीं था वो। अपनी जो है असीमित शक्ति का उपयोग उसने जो है प्रजा की भलाई के लिए किया। सारी शक्ति उसके पास है, लेकिन उसने अपनी शक्ति का जो है दुरुपयोग नहीं किया। उसके पास असीमित शक्ति थी, तो उसने जो शक्ति का प्रयोग है वो प्रजा की भलाई के लिए किया। उसकी जो निरंकुशता, यानी जो शक्ति का केंद्रीकरण है वो कोई एकदम इतनी निरंकुश नहीं, वो प्रबुद्ध निरंकुश थी, जो जनता के जो है लोक कल्याणकारी के लिए थी, लोक कल्याणकारी थी इसकी जो निरंकुशता है वो भी। तो इसने जो है ये नीति अपनाई केंद्रीकरण की। जन कल्याण की भावना, जो अगली पॉलिसी है वो इसने प्रशासन से संबंधित जो पॉलिसी अपनी है वो है जन कल्याण की भावना, यानी इसका जो प्रशासन है वो जनता के कल्याण से ही संबंधित था। शेरशाह के शासन का जो मूल उद्देश्य था वो राज्य की जनता को अधिक से अधिक सुख और सुविधा पहुंचाना था। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि जब तक राज्य की जनता सुखी नहीं रहेगी तब तक राज्य को जनता का जो है पूरा सहयोग नहीं मिलेगा और समर्थन भी नहीं मिलेगा। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित जो है नहीं हो सकती यदि जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसने जो है जनता के सर्वांगीण हित को ही सदैव ध्यान में रखा। इसके साथ साथ में योग्यता को भी जो है इसने महत्व दिया, यानी जो भी प्रशासन पद पर बैठे हैं वो सब योग्य होने चाहिए। बिना योग्यता के आधार पर जो है उसको पदों पर नहीं नियुक्त किया जा सकता। समानता की नीति हमने अभी पढ़ा कि वो समानता की नीति अपने हिंदू और मुसलमानों में, समानता के व्यवहार की नीति को अपनाते हुए भी शेरशाह ने जो है प्रशासन में सिर्फ योग्य व्यक्तियों को ही स्थान दिया। हिंदुओं और मुसलमानों की प्रशासनिक पदों पर जो नियुक्तियां की वो भी योग्यता के आधार पर ही की, धर्म और प्रभाव के आधार पर जो है नहीं की। फलतः अफगान राज्य को अच्छे प्रशासनिक अधिकारी मिले योग्यता के आधार पर, और जिन्हें प्रशासन को जो है जो भी अधिकारी है उन्होंने जो है प्रशासन को सशक्त और सक्षम जो है बनाया। अगली जो पॉलिसी है वो है न्याय में विश्वास, यानी न्याय में भी विश्वास जो है इसने माना है। शेरशाह के प्रशासन की एक जो मुख्य विशेषता है वो न्याय पर आधारित थी, इसका न्याय पर आधारित होना था। वह स्वयं एक जो है न्यायप्रिय शासक था। वह किसी के साथ जो है पक्षपात का हिमायती नहीं था, पक्षपात किसी के साथ नहीं करता था, सबको एक समान दृष्टि से देखता था। उसने जो है न्याय के उचित संपादन के लिए यथेष्ट व्यवस्था की। प्रशासन पर कड़ी निगरानी, और इसने ये खुद है प्रशासन पर जो है कड़ी निगरानी रखता था। शेरशाह यह मानता था कि जब तक शासक स्वयं प्रशासन में रुचि नहीं ले, अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों पर कड़ी निगरानी नहीं रखे, तब तक कोई भी व्यवस्था जो है सफल नहीं हो सकती। यानी ऊपर वाले का तो ध्यान होना ही चाहिए इस व्यवस्था पर। इसलिए उसने जहां अपने कर्मचारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, वहीं उनके कार्य जो है उन पर कठोर नियंत्रण भी जो है रखा। फलस्वरूप कोई भी राज कर्मचारी जो है वो अपने पद एवं अधिकारों का जो है दुरुपयोग नहीं कर सका, क्योंकि सारा ध्यान जो है शेरशाह का सब जगह था। इस कारण कोई भी जो है अपने अधिकारों का जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता था। अपराधियों पर नियंत्रण, यानी अपराधियों पर भी नियंत्रण करना जरूरी है, नहीं तो अपराधी जो है ज्यादा हो जाएंगे। राज्य की जो समुचित व्यवस्था है, समुचित व्यवस्था करने के साथ ही शेरशाह ने जो है अपराध एवं अपराधियों दोनों की गतिविधियां जो है उन पर अंकुश लगाया। राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के लिए ऐसा करना जरूरी था। यदि शांति चाहिए तो अपराधों पर और अपराधियों पर दोनों पर जो है नियंत्रण रखना जरूरी है। सामान्यतः शेरशाह सभी के साथ जो है दयापूर्ण व्यवहार करता था, परंतु अपराधियों को वो कठोर दंड देता था, जिससे कि वे राज्य में जो है अराजकता नहीं फैला सके। शेरशाह की यह नीति जो है वो तत्कालीन परिस्थितियों में पूर्णतया वांछित थी, यानी उस समय ज्यादातर लोग जो है अपराध वगैरह करते ही थे, तो उस समय ये नीति अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके साथ ही एक और पॉलिसी देख लेते हैं, राज्य की आर्थिक समृद्धि की जो है समुचित व्यवस्था की। एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना के साथ ही शेरशाह जो है राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करना चाहता था। बिना सुदृढ़ आर्थिक आधार के कोई भी राज्य जो है स्थायी नहीं हो सकता था। इसलिए शेरशाह ने जो है कृषि के विकास के लिए समुचित उपाय किए,
भू राजस्व नीति, मुद्रा संबंधी सुधार, व्यापार वाणिज्य को जो इसने प्रोत्साहन देने की नीति अपनी, सड़कों का निर्माण किया और इत्यादि इन्हीं उद्देश्यों से जो है वो प्रभावित थे। यानी ये सारे जो निर्माण किए हैं ये सारे आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। आर्थिक व्यवस्था जो है आर्थिक जो है समृद्ध हो सके, आर्थिक रूप से जो राज्य है वो समृद्ध हो सके, इस कारण ये सारी नीतियां अपने। इस प्रकार शेरशाह का जो प्रशासन है वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तैयार किया गया। वह अफगान राज्य को जो है जन कल्याणकारी राज्य बनाना चाहता था, जनता के कल्याण के लिए। इस दिशा में उसने समुचित प्रयास किए। उसकी प्रशासनिक जो नीतियां हैं वो जो है बहुत हद तक सफल भी रही और बाद के शासकों के लिए अनुकरणीय रही। बाद में जितने भी ये शासक आए हैं, शेरशाह के वंशज मान लो, उसके बाद में अकबर आया तो अकबर ने भी जो है अकबर के लिए ये भी सही सिद्ध हुई, अकबर ने भी इसका जो है अनुकरण किया। शेरशाह का जो समूचा प्रशासन है उसको हम सुविधानुसार 3 भागों में बांट सकते हैं। केंद्रीय संगठन, प्रांतीय व्यवस्था और स्थानीय शासन। 3 भागों में हम जो है केंद्रीय इसके प्रशासन को देखने वाले हैं। और इसके अतिरिक्त और भी प्रशासन से संबंधित जो है सैनिक व्यवस्था, इसके साथ साथ मुद्रा संबंधी जो व्यवस्था है ये भी जो है शेरशाह ने की थी, तो इसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं शेरशाह का जो प्रशासन है। नीतियां तो हमने पढ़ ली, कौन कौन सी नीतियां अपने प्रशासन से संबंधित। अब देख लेते हैं केंद्रीय संगठन यानी केंद्रीय प्रशासन में जो है किस प्रकार का था और उसमें कौन कौन से जो है कर्मचारी अधिकारी होते थे शेरशाह की सहायता के लिए इस केंद्रीय संगठन में। अफगान राज्य की जो शक्ति थी उसका केंद्र स्वयं सुल्तान था, यानी शेरशाह के हाथ में थी सारी शक्ति। केंद्र में शेरशाह सूरी ही जो है प्रमुख था। उसकी जो राजधानी थी आगरा, वहीं से ये शासन करता था। राज्य की जो सारी शक्तियां थी वो शेरशाह के हाथों में ही केंद्रित थी। सुल्तान की सहायता के लिए कुछ अधिकारी पदाधिकारी भी थे, वो नियुक्त किए गए और प्रशासनिक विभागों की भी जो है स्थापना की गई थी। शेरशाह सूरी जो है यानी सुल्तान जो है केंद्रीय संगठन का जो प्रमुख है, जिसके हाथ में पूरी शक्ति है राज्य की, अफगान राज्य की, उसकी स्थिति को देख लेते हैं। यानी शेरशाह की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। राज्य की जो समस्त शक्तियां हैं वो शेरशाह के हाथों में ही केंद्रित रही। वह शासन का जो है सबसे बड़ा जो पदाधिकारी था, सर्वोच्च पदाधिकारी, सुप्रीम जो पावर है वो शेरशाह के ही पास है। शेरशाह जो सूरी है वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रधान था। राज्य की जो सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जितने भी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, नियुक्तियां वो शेरशाह सूरी जो है खुद करता था। अपने समस्त जो कर्मचारी हैं वो अपने कार्यों के लिए शेरशाह के प्रति उत्तरदायी थे। वे उसके इच्छानुसार ही अपने पद पर बने रह सकते थे, यानी जब तक शेरशाह चाहेगा तब तक ये पदाधिकारी जो है अपने पद पर बने रह सकते थे। सभी अफगान सरदार भी उसके मातहत थे। जितने भी अफगान सरदार थे वो सब इस शेरशाह सूरी के मातहत थे। उसके समकक्ष नहीं थे, यानी उसके बराबर नहीं थे, उसके मातहत थे। शेरशाह की शक्ति पर किसी भी प्रकार का अंकुश अथवा नियंत्रण नहीं था, यानी शेरशाह सबसे सुप्रीम पावर शेरशाह है, तो उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण किसी के पास नहीं था, उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था। निरंकुश और असीमित शक्ति का मालिक होते हुए भी शेरशाह ने एक स्वेच्छाचारी शासक की तरह शासन नहीं किया, बल्कि उसने एक उदार तानाशाह के समान अपनी शक्ति का जो है उपयोग जो किया है वो जनता की भलाई के लिए किया। सारी शक्ति पास में होते हुए भी जो है इसने जन कल्याण की भावना से शासन किया। सिद्धांततः उसने अफगानों की राजत्व संबंधी नीतियों को अपनाया, परंतु व्यवहार में वह तुर्क अफगान शासकों की तरह ही जो है शासन करता था। वह बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही शक्तिशाली था। प्रोफेसर अवध बिहारी पांडेय के मतानुसार शेरशाह ने प्रजातांत्रिक आधार पर जो है निरंकुशता स्थापित की थी, यानी प्रजातांत्रिक आधार पर जो है यानी जनता की भलाई के लिए उसकी जो निरंकुशता थी, उसकी निरंकुशता को अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त था। यानी ये निरंकुश शासन भी है, इसको जो समर्थन प्राप्त है वो अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त था। ये अवध बिहारी जो पांडेय है वो कहते हैं। और ये लाइन जो है ये किसने कही है, ए बी पांडे ने जो है कही है कि उसकी जो निरंकुशता है वो अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त था, इसकी निरंकुशता को। ये भी पांडे का जो है स्टेटमेंट है। शेरशाह अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में जो है केंद्रित रखते हुए भी एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था की स्थापना कर सका, परंतु सुल्तान के हाथों में ही सारी शक्तियां केंद्रित करने की प्रवृत्ति उसके पश्चात के दुर्बल शासक जो आए हैं अफगान शासक, उसके समय उसके पतन का जो है एक प्रमुख कारण बनी। यानी बाद के जो शासक आए इस्लाम शाह
इस्लाम शाह जैसे शासक आए, उनके हाथों में सारी शक्तियां उनके अमीर नहीं देख पाए और राज्य में ज्यादा से ज्यादा विद्रोह होने लगे। इस कारण से पतन का कारण भी बना। सारी शक्तियां जो हैं एक व्यक्ति के पास होगी तो ये पतन का कारण बना, क्योंकि शेरशाह तो शक्तिशाली शासक था, उसको जो है प्रशासन संभालना आता था, लेकिन बाद के जो शासक आए हैं उनके लिए घातक सिद्ध हुई और उनका जो है सूर साम्राज्य का पतन हो गया। प्रशासकीय जो विभाग हैं उसमें कौन कौन से पदाधिकारी थे, कौन कौन से विभाग थे, उसको देख लेते हैं। तुर्की प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत शेरशाह ने जो वजीर का पद है वो नहीं रखा, यानी जितने भी तुर्क अफगान तुर्क जो दिल्ली सल्तनत के शासन आए उसमें वजीर का पद था, लेकिन शेरशाह सूरी ने वजीर के पद को जो है नहीं रखा। इसका एक कारण था कि वह अफगानों की इस प्रवृत्ति से अच्छी तरह परिचित था कि वे किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते थे। इसलिए शेरशाह ने अपनी सारी शक्ति जो है अपने ही हाथों में केंद्रित रखी और प्रशासन की समुचित व्यवस्था के लिए विभिन्न प्रशासकीय विभाग बनाए। इन विभागों के प्रधानों की जो हैसियत थी वो मंत्री के समान थी, यानी जितने भी ये विभाग बनाए हैं इन विभागों की जो हैसियत थी वो विभागों के जो प्रधानों की हैसियत थी, जो उनकी मंत्री के समान हैसियत थी। उनकी नियुक्ति शेरशाह खुद करता था। सभी विभागों के प्रधानों की स्थिति जो है, सारे जो मंत्री हैं वो एक समान है। सभी शेरशाह के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते थे। शेरशाह का जो है नियंत्रण था सब पर। शेरशाह के समय में प्रमुख प्रशासकीय विभाग जो थे वो थे दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए रसालत, दीवान ए इंसा, दीवान ए काजा, दीवान ए वरीद। 6 हैं टोटल। तो देख लेते हैं 6 विभाग का काम क्या था इन सबका। सबसे पहला है दीवान ए वजारत। यह जो विभाग है ये केंद्रीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था। इसके प्रधान की स्थिति तुर्ककालीन वजीर से मिलती जुलती थी। दीवान ए वजारत जो था ये दिल्ली सल्तनत के वजीर से इसकी मिलती जुलती स्थिति थी। ये अर्थ मंत्री के समान भी कार्य करता था। वह राज्य के आय व्यय जो है उसकी देखभाल करता था तथा अन्य विभागों के कार्यों का सर्वेक्षण भी करता था। अन्य जितने भी विभाग थे, इसके साथी विभाग, उनका सर्वेक्षण किया करता था। शेरशाह स्वयं जो है इस विभाग के कार्यों में भी जो है रुचि लेता था। शेरशाह खुद जो है दीवान ए वजारत जो विभाग है इसके कार्यों में रुचि लेता था, क्योंकि संबंधित किससे है? अर्थ से संबंधित है, तो आय व्यय से संबंधित है, तो शेरशाह भी रुचि लेता था धन के मामले में। दूसरा जो महत्वपूर्ण पद है विभाग है वो है दीवान ए आरिज। इस विभाग के प्रधान को आरिज ए ममालिक की उपाधि जो है दी गई थी। यह सैनिक विभाग का प्रधान था, यानी सैनिक विभाग है दीवान ए आरिज। उसकी स्थिति युद्ध मंत्री के समान जो है थी। युद्ध मंत्री के समान सैनिक विभाग का प्रधान है, तो युद्ध मंत्री के समान थी। सेना के संगठन, सैनिकों की नियुक्ति से संबंधित उनके वेतन, रसद इत्यादि की जो व्यवस्था है इसकी जिम्मेदारी दीवान ए आरिज विभाग पर ही थी। शेरशाह का इस विभाग पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण था। शेरशाह का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, सभी पर था, तो इसका भी प्रत्यक्ष नियंत्रण था। वह सदैव इस विभाग के कार्यों की जो है निगरानी, क्योंकि सैनिकों से संबंधित मामला है तो शेरशाह का इस विभाग पर जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था। इसके बाद में है दीवान ए रसालत जो तीसरा विभाग है। यह विभाग दीवान ए महोत्सिव के नाम से भी जाना जाता था। दीवान ए रसालत या दीवान ए महोत्सिव। इस विभाग की तुलना विदेश विभाग से भी जो है की जा सकती थी। इस विभाग की तुलना विदेश विभाग। इसके प्रधान की हैसियत विदेश विभाग से संबंधित है, तो विदेश मंत्री के समकक्ष थी। वैदेशिक नीति से संबंधित मामलों की देखभाल जो है यही विभाग करता था। यह राज्य में बाहर से आने वाले जो विदेशी दूत थे उन विदेशी दूतों का स्वागत करना, उनके ठहरने की व्यवस्था, आवश्यकता अनुसार दूसरे राज्यों में अपने दूतों को भेजने की व्यवस्था भी यही करता था। अन्य राज्यों से कूटनीतिक संबंध स्थापित करने, पत्र व्यवहार, राज्यों के साथ जो है किस प्रकार संबंध बनाने हैं, पत्र व्यवहार है, आवश्यकता पड़ने पर दान और भेंट की व्यवस्था भी जो है ये दीवान ए मौत से भी किया करता था। इसके बाद में जो अगला विभाग है वो है दीवान ए इंसा, चौथा विभाग। इस विभाग के जिम्मे राजकीय घोषणाओं को तैयार करवाने, उन्हें प्रसारित करवाने, राज्य के जितने भी घोषणाएं हैं, राजा जो भी घोषणा करता है उसको तैयार करना, उसको प्रसारित करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, प्रसार करना उसका। प्रांतीय गवर्नरों एवं स्थानीय पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार करना, यानी राज्य में जितने भी जो प्रांत है उन प्रांतों के गवर्नरों और जितने भी स्थानीय पदाधिकारी हैं उनके साथ जो है पत्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी जो है इस विभाग को सौंपी गई थी। वस्तुतः यह विभाग सरकारी अभिलेखागार के रूप में भी कार्य करता था। राज्य में होने वाली घटनाओं को सुल्तान तक जो पहुंचाने का कार्य है वो इसी विभाग के जिम्मे था। यह विभाग जो है डाक विभाग का भी जो है कार्य करता था। अगला है दीवान ए काजा। इस विभाग का जो प्रधान था वो न्यायाधीश
यानी मुख्य काजी होता था। मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से वह राज्य में समुचित न्याय की व्यवस्था करता था। दीवाने काजा पद जो है न्यायाधीश, न्याय की व्यवस्था करता था। वह अधीनस्थ न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध जो है अपीलें भी सुन सकता था। यानी ये तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट की अपील जो है ये सुन सकता था। सुप्रीम कोर्ट तो शेरशाह खुद है ही, ये हाई कोर्ट मान लो, और स्थानीय जो कोर्ट हैं उसकी ये अपीलें सुन सकता था उनके विरुद्ध, उनके फैसलों के विरुद्ध। शेरशाह न्याय विभाग के कार्यों में भी जो है दिलचस्पी लेता था। दीवाने वरीद जो लास्ट पद है, लास्ट विभाग है, इस विभाग का जो प्रधान है वो वरीद ममालिक होता था। उसके जिम्मे गुप्तचर व्यवस्था यानी गुप्तचर व्यवस्था का संगठन सौंपा गया था इस विभाग को। राज्य में होने वाली प्रत्येक घटना पर निगाह रखना, उनकी सूचना जो है सुल्तान तक पहुंचाने का कार्य यही विभाग करता था। वरीद ममालिक जो है उसके अधीन अनेक गुप्तचर होते थे, रहते थे, महत्वपूर्ण जगहों पर नियुक्त होते थे ये गुप्तचर, और शाही डाक को ले जाने से भी इन गुप्तचरों का उपयोग किया जाता था। शाही डाक जो है राज्य से संबंधित, उस डाक के लिए भी इन गुप्तचरों का जो है उपयोग किया जाता था। इन महत्वपूर्ण विभागों के अतिरिक्त केंद्रीय प्रशासन से संबंध अन्य किसी प्रमुख पदाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों के बलबूते पर केंद्रीय प्रशासन नहीं चलता होगा। यानी और भी जो है कर्मचारी और पदाधिकारी थे केंद्रीय प्रशासन से संबंधित, लेकिन उसका उल्लेख नहीं मिलता है। निश्चित ही कुछ अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी जो है रहे होंगे, संभवतः सुल्तान के महल और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति, सुरक्षा और निजी सेवा के लिए पदाधिकारियों का एक संवर्ग जो है रहा हो सकता है, परंतु उनके विषय में हमें जो है जानकारी उपलब्ध नहीं है, यथेष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। शेरशाह किसी सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था नहीं कर सका, बल्कि उसने सल्तनत काल से चली आ रही केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को ही जो है आवश्यक संशोधनों और परिवर्तनों के साथ बनाए रखा। सारी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित रखने के कारण शेरशाह को स्वयं सभी विभागों के कार्यों की देखभाल जो है करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो है शक्ति का केंद्रीकरण था, सारी शक्तियां इसी के पास थी, तो ये खुद जो है सभी विभागों की कार्यों की देखभाल जो है करता था। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार शेरशाह प्रशासन से संबंध सभी विभागों की देखभाल जो है खुद करता था। उसने प्रत्येक कार्य के लिए दिन रात को विभिन्न कार्यों के संपादन के अनेक भागों में जो है बांट रखा था और अपने कार्य में कभी भी ढिलाई नहीं करता था। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? आपके अब्बास खां शेरवानी का। अब्बास खां शेरवानी ने जो है ये कहा है कि शेरशाह खुद जो है सभी विभागों के देखभाल की जो है खुद करता था काम, दिन रात मेहनत करता था शेरशाह सूरी। प्रांतीय व्यवस्था, इसके केंद्रीय प्रशासन के बाद में प्रांतीय जो प्रशासन है यानी राज्य का जो प्रशासन है उसको देख लेते हैं। प्रशासनिक इकाइयां, शेरशाह की प्रांतीय शासन के संबंध में, शासन व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट और विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था के संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न जो मत है वो प्रतिपादित किए गए हैं। डॉक्टर कानूनगो का विचार है कि शेरशाह प्रांतीय शासन व्यवस्था रखना ही नहीं चाहता था। कानूनगो ने कहा है कि शेरशाह प्रांतीय शासन व्यवस्था जो है, प्रांतीय प्रशासन वो रखना नहीं चाहता था। वह केंद्र और परगना यानी तहसील, केंद्र और परगना के बीच सरकार यानी जिला के अतिरिक्त अन्य किसी प्रशासनिक इकाई को नहीं रखना चाहता था। यानी केंद्र के बाद में प्रांत, प्रांत के बाद में जिला। तो कानूनगो का कहना है कि शेरशाह सूरी जो है प्रांत को रखना ही नहीं चाहता था, वैसे ही केंद्र के बाद में आपके जिला को रखना चाहता था और जिला के बाद में परगना को। यद्यपि सैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ अस्थायी प्रांतों का सृजन किया गया, बंगाल, मालवा और राजपुताना, पंजाब, ये जो है ये थे आपके अस्थायी प्रांत। तथापि समस्त राज्य में एक जैसी सुदृढ़ एवं निश्चित प्रांतीय शासन की व्यवस्था शेरशाह नहीं कर सका था, यानी एक समान व्यवस्था प्रांतों में नहीं कर सका। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें जो है विभिन्नता देखी जा सकती है। डॉक्टर कानूनगो के मत के विपरीत डॉक्टर परमात्मा शरण की मान्यता है कि शेरशाह का राज्य विभिन्न प्रांतों में विभक्त था। डॉक्टर कानूनगो कहता है कि प्रांत नहीं थे, लेकिन डॉक्टर परमात्मा शरण कहते थे कि शेरशाह का जो राज्य है वो प्रांतों में विभक्त था। बहुत सारे राज्य थे शेरशाह के टाइम पीरियड में। इन प्रांतों का शासन सैनिक पदाधिकारी प्रांतपति के रूप में जो है करते थे, यानी यहाँ के जो प्रमुख थे वो प्रांतपति थे, सैनिक पदाधिकारी थे। प्रांतपति के रूप में सरकार वस्तुतः प्रांतीय इकाई ही थे, सरकार जो थी वो वस्तुतः प्रांतीय इकाई थे। उदाहरण स्वरूप उदाहरण बंगाल की विजय के पश्चात खिज्र खां को बंगाल का प्रांतपति बनाया गया था, इसने यह उदाहरण भी दिया है। बाद में समस्त बंगाल को विभिन्न
भागों यानी सरकारों में विभक्त कर उन पर सिकदारों को नियुक्त किया गया। उन सभी सिकदारों के ऊपर अमीन ए बंगाल को प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया था। बिहार के प्रशासन की जिम्मेदारी जो है सुलेमान को, दूसरा उदाहरण भी दिया है कि बिहार के शासन की जो जिम्मेदारी है बिहार प्रांत की वो सुलेमान को सौंपी गई। और एक इतिहासकार है डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, उनका विचार है कि शेरशाह एवं उसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के समय में संपूर्ण अफगान राज्य प्रांत अथवा सूबों में नहीं बल्कि इक्ता में विभक्त था। यानी प्रांतों में नहीं था, सूबों में नहीं था, प्रांत या सूबों में, वो इक्ता में विभक्त था। इक्ता इनकी स्थिति जो है, इक्ता की स्थिति बहुत कुछ तुर्क काल के आरंभ में स्थापित इक्ताओं के समान थी। जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में इक्ता थे उसी इक्ता से मिलती जुलती है, ऐसा डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का विचार है। ये इन पर सैनिक अधिकारी शासन करता था, यानी इक्ता पर भी कौन शासन करता है? सैनिक अधिकारी ही शासन करते थे। सभी इक्ताओं की जो स्थिति है वो समान नहीं थी। क्षेत्रफल, किसी राज्य का क्षेत्रफल ज्यादा हो सकता है, किसी का कम, तो क्षेत्रफल, आय, राजनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से जो है इसमें भिन्नता देखी जा सकती थी। सुल्तान का इन इक्ताओं पर कड़ा नियंत्रण रहता था। इन इक्ताओं के अतिरिक्त राज्य के अंतर्गत अनेक ऐसी रियासतें भी थी जिन्होंने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी एवं उसके नियंत्रण में स्वतंत्र रूप से अपने राज्य का शासन चलाते थे। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि प्रांतीय शासन व्यवस्था के क्षेत्र में पूरे अफगान राज्य में एकरूपता नहीं पाई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार अलग अलग व्यवस्था स्थापित की गई, परंतु सभी जगह सुल्तान द्वारा कड़ा नियंत्रण बनाए रखा गया। प्रांतीय अधिकारी, प्रांतों में कौन कौन से अधिकारी थे वो भी देख लेते हैं। प्रांतीय अधिकारी विभिन्न नामों से जो जाने जाते थे। प्रांतीय अधिकारियों को हाकिम, अमीन, फौजदार इत्यादि जो है नामों से जाना जाता था। सभी प्रांतीय अधिकारियों की जो स्थिति है वो एक समान नहीं थी, क्योंकि प्रांतों का जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या, आय वगैरह सब कुछ जो है अलग अलग होते थे। इस कारण सबकी स्थिति एक जैसे नहीं होती थी। जैसे उदाहरण स्वरूप पंजाब के जो गवर्नर थे हेवात खां को 30,000 सैनिक रखने की अनुमति दी गई। उसे मसनद ए आली की उपाधि से जो है विभूषित किया गया था। यानी पंजाब के गवर्नर हेवात खां को मसनद ए आली की उपाधि से विभूषित किया गया एवं अपने समर्थकों को जागीर देने का भी जो है अधिकार दिया गया था। यानी ये जो पंजाब का गवर्नर है ये अपने समर्थकों को जागीर भी दे सकता था, अपने राज्य के जो है कुछ गांव वगैरह जागीर के रूप में उसको दे सकता था। ऐसा प्रतीत होता है, जागीर देने का भी अधिकार दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि हेवात खां सभी प्रांतपतियों में सबसे शक्तिशाली था। ऐसा प्रतीत यही होता है कि सबसे जो शक्तिशाली और प्रभावशाली जो प्रांतपति था वो कौन था? हेवात खां, जो पंजाब का प्रांतपति था, गवर्नर था। इसके विपरीत ख्वास खां और शुजात खां, ख्वास खां कहां का? राजपुताना का गवर्नर, और शुजात खां बंगाल के गवर्नर थे। ख्वास खां को 20,000 सैनिक रखने का अधिकार था और शुजात खां को जो है 12,000 सैनिक रखने का अधिकार था। तो सबसे ज्यादा जो सैनिक रखने का अधिकार था वो हेवात खां को ही था, जो पंजाब का गवर्नर था। इस व्यवस्था के चलते कुछ प्रांतपति अधिक शक्तिशाली बन बैठे और केंद्रीय शक्ति जब कमजोर पड़ने लगती तब उन लोगों ने जो है विद्रोह भी किया। यानी ये प्रांतों के गवर्नर जो है विद्रोह भी करते थे। कहीं कहीं पर शेरशाह ने प्रांतपतियों की सहायता के लिए उप प्रांतपति भी जो है नियुक्त कर भी बहाल किए। प्रांतपति अपनी सेना एवं अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों की मदद से जो है प्रांत का शासन करता था। इसके बाद में तीसरे स्तर का जो स्थानीय प्रशासन है, जिसमें हम जिला प्रशासन, जिला यानी सरकार, और उसके बाद में तहसील प्रशासन यानी कि परगना, और उसके बाद में ग्राम प्रशासन के बारे में देखने वाले हैं। प्रांतीय शासन की अपेक्षा शेरशाह ने स्थानीय प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दिया है। स्थानीय प्रशासन में अधिक एकरूपता एवं संगठनात्मक व्यवस्था देखी जा सकती है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र में भी शेरशाह कोई आमूल जो परिवर्तन है वो नहीं कर सका। सल्तनत कालीन प्रशासकीय इकाइयों एवं पदाधिकारियों के नामों में परिवर्तन कर उन्हें ही बनाए रखा गया। शेरशाह के समय में प्रांत जो थे वो सरकार, परगना और ग्राम में विभक्त थे। इन प्रशासनिक इकाइयों का शासन प्रबंध विभिन्न पदाधिकारियों के जिम्मे जो है सौंपा गया था। सबसे पहला सरकार है। सरकार प्रांत या जो सूबा था वो अनेक सरकारों में विभक्त किए गए थे प्रांत को। प्रांत के क्षेत्रफल एवं उसके महत्व के अनुसार किसी एक सूबे में सरकारों की जो संख्या है वो बदलती रहती थी। एक अनुमान के अनुसार शेरशाह जो थे शासक, शेरशाह सूरी के साम्राज्य में टोटल 47 सरकार थे, यानी 47 जिले थे टोटल। एक अनुमान के अनुसार है, ये एकदम करेक्ट निश्चित नहीं है, अनुमान लगाया हुआ है। सरकार का प्रशासन जो है, जिले का प्रशासन, वो दो प्रमुख अधिकारियों
सिकदार ए सिकदारान, दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान के जिम्मे था। यानी दो सरकार के दो जो प्रमुख अधिकारी हैं सरकार के प्रशासन में, सिकदार ए सिकदारान, मुंसिफ ए मुंसिफान, ये दो अधिकारी थे प्रमुख। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो था सिकदार ए सिकदारान। सिकदार ए सिकदारान जो है ये अपने अधीनस्थ सिकदारों के कार्यों का निरीक्षण करता था। वह सरकार में सरकारी कानूनों के पालन का उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर लेता था। सिकदारों के अनुचित कार्यों के विरुद्ध प्रांतीय सूबेदारों के पास यह शिकायत भी कर सकता था। फौजदारी मामलों के निपटारे का अधिकार भी था इसको, और इसके विरुद्ध हमने भी पहले बात भी की थी, इसका जो आपके विरुद्ध अपील है वो केंद्र में कर सकते थे। अतः इस पद पर सिर्फ महत्वपूर्ण अमीरों को ही बहाल किया जाता था। वस्तुतः सिकदार ए सिकदारान का पद एक सैनिक पदाधिकारी के समान था। सैनिक पदाधिकारी था ये, आपके जो यहाँ सरकार का जो प्रमुख अधिकारी है ये सैनिक पदाधिकारी के समान था। सरकार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे जो है कम से कम 2000 और अधिक से अधिक 5000 सैनिकों को रखने की इजाजत भी दी गई थी। यानी ये इतने सैनिक रख सकता था, 2000 से 5000 के बीच में ये सैनिक रख सकता था। सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी है वो है मुंसिफ ए मुंसिफान। पहला हुआ सिकदर ए सिकदारान, दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। ये पद सिकदार ए सिकदारान के समकक्षी था, लगभग ये दोनों पद बराबर थे। तब उसकी वास्तविक स्थिति जो है सिकदार ए सिकदारान के नीचे ही थी, उसे जो है विस्तृत अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये सरकार में जो है प्रमुख न्यायाधीश की हैसियत से रहता था, यानी न्यायाधीश का कार्य करता था मुंसिफ ए मुंसिफान। वह परगने यानी तहसील के अमीरों के कार्यों की देखभाल करता था एवं उनके निर्णयों के विरुद्ध जो है अपीलें सुनता था। तहसील से ऊपर हो गया जिले का प्रशासन, तो वहां के जो निर्णय आएंगे फैसले, उन फैसलों के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती थी और ये इसको सुनता था। इसके बाद में ये जिला से बाद में राज्य में, राज्य के बाद में केंद्र में, और लास्ट शेष है ये जो है विरुद्ध अपीलें होती थी तो वो आगे सुनते थे। दो अधिकारियों के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को विभाजन कर शेषाएं दोनों पदाधिकारियों को एक दूसरे के कार्यों पर नियंत्रण रखने का जो है मौका प्रदान किया है। यानी मुंसिफ और मुंसिफान जो है ये आपके सिकदार सिकदारान के कार्यों पर नजर रखता था और ये इसके कार्यों पर नजर रखता था। यानी दोनों अपने आपस में जो है कार्यों पर नजर रखते थे, नियंत्रण भी जो है रखते थे। इन पदाधिकारियों पर सर्वोच्च नियंत्रण जो है शेरशाह खुद रखता था, ऊपर वाला नियंत्रण तो रखता ही था। इन दो प्रमुख अधिकारियों के अतिरिक्त सरकार में अन्य छोटे पदाधिकारी भी रहते थे। डॉक्टर परमात्मा शरण का विचार है कि सरकार में सिकदार ए सिकदारान की सहायता के लिए फौजदार और सैनिक अधिकारी भी रहते थे। सिकदार ए सिकदारान के कार्यालय को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अनेक लिपिक, इसकी सहायता के लिए लिपिक और छोटे पदाधिकारी जो है बहाल किए गए थे। इसके बाद में है परगना। सरकार से छोटी प्रशासनिक इकाई परगना थी। प्रत्येक सरकार जो है अनेक परगनों में विभक्त था। सरकारों की तरह ही परगनों की जो है संख्या वो निश्चित नहीं थी। परगने के प्रशासन के लिए अनेक पदाधिकारी जो है नियुक्त किए जाते थे। ये पदाधिकारी जो है सिकदार, कोतदार, कारकुन और अमीन कहलाते थे। परगना के जो अधिकारी हैं वो, परगना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी था वो कौन था? सिकदार। वह जो है सिकदार ए सिकदारान के अधीन काम करता था। सिकदार, उसका मुख्य कार्य है परगना में शांति व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व की वसूली में भी यह सहायता प्रदान करता था। न्याय संबंधी कार्य भी देखता था। इसके पास सैनिक भी होते थे। परगने में सिकदार के समान महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदाधिकारी जो है अमीन और मुंसिफ होते थे। सिकदार पता था, सिकदार के साथ साथ अमीन और मुंसिफ भी ये महत्वपूर्ण पद हैं परगने यानी तहसील के। वह परगने की समस्त भू राजस्व व्यवस्था जो है भू व्यवस्था का नियंत्रक था सिकदार। इस हैसियत से वह जो है यानी भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रक है, तो भू राजस्व से संबंधित जो लगान वसूली है, लगान संबंधी जो मुकदमे हैं उसकी देखभाल भी करता था। फौजदार का पद जो है कोषाध्यक्ष के समान था। फौजदार जो तहसील के पदाधिकारी हैं, इसका पद जो है वो कोषाध्यक्ष, कोष से संबंधित उसके समान ही था। परगने की समस्त जो आमदनी है वो उसके पास ही जमा होती थी, फौजदार के पास। वह समस्त आय व्यय का लेखा जोखा भी रखता था। फौजदार का जो पद है वो सिकदार और अमीन के नीचे था। इन पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रत्येक परगने में एक फारसी और हिंदी कारकुन यानी कलक होते थे, दोनों भाषाओं के, हिंदी और फारसी भाषा के। ये लगान और भूमि व्यवस्था तथा आय व्यय से संबंधित सभी दस्तावेज जो है कागजात वगैरह तैयार करते थे और उन्हें अपने पास ही रखते थे। दस्तावेज जो है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते थे। विद्रोह की संभावना को रोकने के लिए शेरशाह परगना के प्रशासन पर जो है विशेष ध्यान देता था। प्रति 2 वर्षों पर सिकदारों और अमीनों का
जो है ट्रांसफर भी कर देता था शेरशाह सूरी। इसके अतिरिक्त वह स्वयं भी जो है प्रशासन, परगनों के प्रशासन पर जो है अपनी निगरानी रखता था। इसके बाद में लास्ट जो है वो है ग्राम व्यवस्था। ग्राम व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुविधा के लिए सबसे जो छोटी प्रशासनिक इकाई है वो है ग्राम। एक परगना में अनेक गांव होते थे, परगना में जो है बहुत सारे गांव होते थे। ग्राम प्रशासन में स्थानीय तत्वों को विशेष महत्व जो है प्रदान किया गया था। ग्राम प्रशासन का जो प्रधान था वो मुखिया होता था। वह सरकारी पदाधिकारी नहीं होता था, परंतु उसे स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। मुखिया अन्य स्थानीय पदाधिकारियों, पटवारी, मुकद्दम एवं चौकीदार की सहायता से अपने अपने गांव में शांति की स्थापना करता, लगान वसूल करवाता और अपराधों की रोकथाम करवाता, अपराधियों को जो है दंडित भी करता ये। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी जो है स्थानीय अधिकारियों पर ही था। शेरशाह ने इन स्थानीय अधिकारियों के पद को कानूनी दर्जा प्रदान किया, उनके विशेषाधिकारों की सुरक्षा की, परंतु इसके साथ साथ उन पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी जो है डाल दी थी। उदाहरण स्वरूप अगर गांव में अपराधों पर नियंत्रण नहीं होता था तो इसके लिए मुखिया को जो है दंडित किया जाता था। यानी गांव पर यदि ये नियंत्रण नहीं रखता, गांव में अपराधों पर नियंत्रण, तो मुखिया को भी जो है दंडित किया जाता था। इसके वजह से ये गांव पर जो है पूरा कंट्रोल करते थे, अपराध नहीं होने देते थे। परंतु गांव में पंचायत जैसी जो है व्यवस्था स्थापित हो गई। मुखिया परगने के अधिकारियों की सहायता कभी कभी लेता था, परंतु गांव के प्रशासन की जिम्मेदारी जो थी वो गांव के लोगों की सहायता से ही पूरी करता था। शेरशाह की व्यवस्था अत्यंत ही कामयाब सिद्ध हुई। गांवों में अपराध का नाम निशान नहीं रहा। अफगान इतिहासकारों ने जो है शेरशाह के ग्राम प्रशासन की जो है प्रशंसा की है। ये हो गया आपके प्रशासन जो है वो। इस प्रशासन के साथ साथ सैनिक संगठन के बारे में भी जो है देख लेते हैं। शेरशाह ने द्वितीय अफगान साम्राज्य के निर्माण एवं इसकी सुरक्षा के लिए जो है सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया। उसने एक स्थायी और विशाल सेना का संगठन किया। उसके पूर्व सुल्तान की अपनी निजी सेना, निजी जो है छोटी सेना होती, निजी सेना छोटी होती थी, निजी सेना जो है उसकी। अधीनस्थ शासक और सामंत ही आवश्यकता पड़ने पर अपनी अपनी सेना के साथ सुल्तान की मदद करते थे। यानी जब आवश्यकता पड़ेगी तो जितने भी अधीनस्थ शासक हैं, यानी विभिन्न प्रांतों के जो गवर्नर हैं, ये सामंत जो है, ये आवश्यकता पड़ने पर अपनी अपनी सेना लेकर जो है सुल्तान की जो है सहायता करते थे। ऐसी सेना जो है विश्वसनीय नहीं थी, यानी ये जो है विश्वसनीय नहीं थी, क्योंकि प्रांतों वाले जो है कभी कभार जो है केंद्र की स्थिति जब मजबूत नहीं होती थी, विद्रोह होने लग जाते थे, तब ये जो है स्वतंत्र शासक बन जाते थे। तो ये सेना जो है विश्वसनीय नहीं थी। इसकी स्वामी भक्ति, ये जितनी भी सेना थी, इनकी स्वामी भक्ति जो है वो सुल्तान के प्रति न होकर अपने मालिक के प्रति होती थी। यानी सेना जो है अपने मालिकों के प्रति, यानी सामंतों के प्रति उत्तरदायी होती थी। ज्यादा जो है स्वामी भक्ति वो वहां दिखाते थे कि हमारा स्वामी तो यही है, सामंत है, सुल्तान हमारा स्वामी नहीं है। इसलिए शेरशाह ने सैनिकों की सीधी भर्ती की शुरुआत की। सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, शेरशाह ने सैनिकों की क्या की, सीधी भर्ती की शुरुआत की। उनकी भर्ती में शेरशाह जो है खुद दिलचस्पी लेता था। शेरशाह की सेना के 4 मुख्य विभाग थे: घुड़सवार, पैदल, हाथी दल और बंदूकची अथवा तोपची। ये 4 प्रमुख जो है विभाग थे: घुड़सवार, पैदल, हाथी दल और बंदूकची तथा तोपची। इस सेना में घुड़सवार जो दल है वो सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा दल जो है घुड़सवार दल था। अब्बास खान शेरवानी घुड़सवार सैनिकों की जो संख्या है वो करीब 1,50,000 बतलाता है। लगभग 1.5 लाख जो है घुड़सवार थे, घुड़सवार सैनिक। पैदल सैनिक यानी पाइक, पैदल सैनिकों की संख्या, जिसमें तीरंदाज भी सम्मिलित है, तीरंदाज भी पैदल थे, तो उनकी संख्या, पैदलों की संख्या जो है करीब 25,000 थी। इस टुकड़ी में कुछ उच्च कोटि के सैनिक भी होते थे, जिन्हें सुल्तान के व्यक्तिगत रक्षकों की टुकड़ी में भी रखा जाता था। यानी पैदल सैनिकों में जो है कुछ उच्च कोटि के जो सैनिक थे, उनको सुल्तान के जो है व्यक्तिगत जो है निजी रक्षकों की टुकड़ी में भी रखा जाता था। घुड़सवार और पैदल सैनिकों की तुलना में जो हाथियों का दल था, हस्ती दल, वो छोटा था। शेरशाह की सेना में 5,000 हाथी थे। बंदूकचियों और तोपचियों की संख्या करीब 50,000 की थी। 50,000 थे बंदूकची और तोपची। इस सेना के अतिरिक्त स्थानीय सूबेदारों और अफगान अमीरों की सेना की टुकड़ियां भी थी, जो आवश्यकता अनुसार सुल्तान की सहायता करती थी। विश्वस्त सैनिकों की जो टुकड़ी है वो राजधानी में शेरशाह के साथ रहती थी तथा बाकी सेना साम्राज्य के विभिन्न भागों में शिविरों एवं किलों में रहती थी।
शेरशाह ने सैनिक संगठन को प्रभावशाली बनाने के अनेक उपाय किए। वह स्वयं जो है सैनिकों की नियुक्ति करता था, खुद सैनिकों की सीधी भर्ती निकाली है, स्वयं जो है नियुक्ति करता था। उनके प्रशिक्षण और रसद पर भी यह निगरानी रखता था, कोई जहर वगैरह नहीं डाल दे। और सैनिकों को नकद वेतन देने की भी जो है इसने व्यवस्था की। सैनिकों को कठोर अनुशासन में रखा गया। प्रधान बख्शी ए लश्कर अन्य बख्शियों की सहायता से सैनिकों को जो है अनुशासन बनाए रखता एवं जो है उनके वेतन का जो है नकद भुगतान करता था। ये एक अधिकारी था प्रधान बख्शी, जिसे बख्शी ए लश्कर भी कहा जाता था। इसके अधीन बख्शी होते थे और उन बख्शियों की सहायता से ये सैनिकों में अनुशासन भी रखता था, साथ ही इनको जो है वेतन वो है नकद भुगतान करता था। वेतन का इनकी जो तनख्वाह है वो देता था सैनिकों की। सैनिकों की नियुक्तियों में जागीरदारों द्वारा की जाने वाली बेईमानी पर नियंत्रण रखने के लिए हर सैनिक का खाता और हुलिया दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई। यानी सैनिकों का एक तो खाता दर्ज कर देते थे, यहाँ ये सैनिक है, इसका वेतन दिया जा रहा है वगैरह, कोई भी बेईमानी नहीं कर सकते थे। ये सैनिकों की नियुक्ति से संबंधित जागीरदार जो है ये ज्यादा बेईमान लोग थे। और सैनिकों का हुलिया भी दर्ज कर देते थे, उनका फोटो भी लगा देते थे कि ये सैनिक है, इसके इतना वगैरह पैसा अमाउंट दे दिया है हमने, वेतन वगैरह। तो ये कोई बेईमानी नहीं कर पाई, इस कारण ये व्यवस्था की गई। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के ही समान शेरशाह ने घोड़ों के दागने की व्यवस्था की। घोड़ों को दागने की व्यवस्था की। शेरशाह की सैन्य व्यवस्था से संबंध अन्य पदाधिकारियों के नामों के विषय में जो है स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, परंतु इतना तो निश्चित ही है कि शेरशाह की सेना इतनी अधिक सक्षम थी कि वह अल्पकाल में ही एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की जो है स्थापना कर सका था। शेरशाह की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें मुख्यतः अफगानों को और एक ही विशेष जाति को जो है स्थान दिया गया था। एक विशेष जाति को स्थान दिया गया था, अफगानों को। यह इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। फलतः शेरशाह के पश्चात सेना की जो स्वामी भक्ति थी वो सुल्तान के प्रति न होकर अपने अफगान सरदारों के प्रति हो गई। इससे अनेक विद्रोह को जन्म दिया इसने और अंततः साम्राज्य के जो है पतन का कारण भी बनी। ये एक ही जाति यानी अफगान लोगों को सेना में रखने से जो है साम्राज्य का पतन भी जल्दी हो गया। सड़कों एवं सरायों की व्यवस्था, इसने सड़कों का और सरायों का भी निर्माण करवाया है। शेरशाह का शासनकाल आवागमन के साधनों यानी जितने भी साधन वगैरह जाएंगे वो सड़कों पर ही जाएंगे, इसके सुधार के लिए भी जो है विख्यात है शेरशाह का शासनकाल। सड़कों एवं सरायों की मरम्मत एवं निर्माण का कार्य प्रशासनिक सुविधा, व्यापारिक सुविधा एवं जनहित के कल्याण की भावना के अतिरिक्त सैनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया गया था। आवागमन की सुविधा रहने से साम्राज्य के दूरस्थ इलाकों में सुगमता से नियंत्रण बनाए रखा जा सकता था। युद्ध की स्थिति में भी जो है सेना को शीघ्रता से इन सड़कों पर जो है जाया जा सकता था। एक छावनी से दूसरी छावनी तक जो है जा सकते थे, युद्ध स्थल तक जो है आसानी से जाया जा सकता था इन सड़कों के निर्माण से। तो सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए शेरशाह ने सड़कों के निर्माण और सड़कों की मरम्मत पर जो है विशेष ध्यान दिया। उसने प्राचीन राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो सोनार गांव से पेशावर तक जाती थी, उसकी मरम्मत करवाकर उसे पुनः जो है आवागमन के योग्य बनाया गया। टूट चुके थे ये रोड, इसकी मरम्मत करे ग्रैंड ट्रंक रोड की। इसके अतिरिक्त और भी रोड हैं। आगरा से मांडू, जोधपुर और चित्तौड़ तक जाने वाली सड़क का निर्माण हुआ और इसे जो है इन रोडों को जो है गुजरात के बंदरगाहों से मिली सड़कों से जो है जोड़ा गया। शेरशाह ने मुल्तान से लाहौर तक जाने वाली सड़क का भी निर्माण कराया। इनके अतिरिक्त अन्य छोटी सड़कें बनवाकर समस्त साम्राज्य में सड़कों का एक जो है जाल सा बिछा दिया था। इतना ही नहीं, यात्रियों की सुविधा के अनुसार जो है मौर्य सम्राट अशोक की तरह शेरशाह ने सड़कों के किनारे छायादार और फलदार वृक्ष भी लगाए थे। छायादार वृक्ष ताकि कोई भी यात्री वगैरह है तो वो सुविधा अनुसार आराम भी कर सकते थे इन पर, यहाँ पर वृक्षों के जो है छाया में। प्रमुख सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस की दूरी पर जो है सरायों का भी निर्माण करवाया गया ताकि वहां पर यात्री वगैरह ठहर सके। और सरायों में यात्रियों के खाने पीने, उनके ठहरने और उनकी सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था भी की गई। सरायों में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए जो है अलग अलग व्यवस्था की गई। इतिहासकार अब्बास खान शेरवानी के अनुसार इन सरायों में जो भी ठहरता था उसे उसकी हैसियत के मुताबिक जो है सरकारी सुविधा भी जो है उपलब्ध कराई जाती थी। शेरशाह ने करीब 1700 सरायों का जो है निर्माण करवाया था। शेरशाह ने लगभग जो है 1700 सरायों का निर्माण करवाया था। सराय की व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए एक अधिकारी होता था सेना, इसको नियुक्त किया गया सेना नामक अधिकारी को। सरायों का खर्च सरकारी अनुदान और
उससे संलग्न भूमि की उपज की आमदनी से चलता था। यानी सरायों का जो खर्च है, इतनी सारे खर्च कर रहा है, तो ये खर्च कहां से आता था? इसका खर्च करता था, ये आमदनी जो है ये कहां से आती थी? एक तो सरकारी अनुदान से, साथ ही इस सरायों के पास में जो भूमि है, लगी हुई भूमि, उसकी उपज से जो है आमदनी से सरायों का खर्च चलता था। सरायों के निकट बस्तियां बसाने का भी प्रयास हुआ, बस्तियां भी बसाई गई इधर। ये बस्तियां व्यापारिक मंडियों में परिणित हो गई। बाद में ये जो बस्तियां हैं ये व्यापारिक मंडियों के रूप में परिणित हो गई थी। सरायों का व्यवहार डाक चौकियों एवं सैनिक उद्देश्यों के लिए भी किया गया था। या डाक भी जो है आने लगे डाक चौकी के रूप में, साथ ही सैनिक उद्देश्यों के लिए भी जो है सरायों का उपयोग किया गया। सड़कों और सरायों ने शेरशाह के प्रशासन में इतनी अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इन्हें साम्राज्य की धमनियां कहा गया। साम्राज्य की जो है धमनियां कहा गया। डाक सेवा की व्यवस्था किसको? सड़कों और सरायों को। साम्राज्य, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियां, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साम्राज्य की धमनियां, शेरशाह सूरी के साम्राज्य की धमनियां किसे कहा गया? सड़कों और सरायों को। डाक सेवा की व्यवस्था, इसने डाक सेवा की भी व्यवस्था की है। प्रशासनिक एवं सैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शेरशाह ने पूरे साम्राज्य में तेजी से समाचार लाने और ले जाने की व्यवस्था की। इस उद्देश्य से प्रमुख मार्गों पर जो है डाक चौकियां स्थापित की। कुछ डाक चौकियां सरायों को भी बनाया गया बाद में। ये डाक चौकियां जो है विभिन्न सरायों में बनवाई गई थी। प्रत्येक डाक चौकी पर यानी सराय दो घुड़सवार हरकारे जो है बहाल किए गए थे। प्रत्येक डाक चौकी पर जो है 2 घुड़सवार हरकारे रहते थे। एक डाक चौकी पर एक डाक चौकी का हरकारा किसी भी आवश्यक सूचना को शीघ्रता से अगली चौकी तक जो है पहुंचा देता था। फलतः सुल्तान की आवश्यक जो सूचनाएं हैं वो जल्दी ही मिल जाती थी। इसके साथ साथ गुप्तचर व्यवस्था का भी प्रबंध किया। साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के उद्देश्य से शेरशाह ने एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था का भी संगठन किया। दारोगा एक डाक चौकी के अधीन योग्य एवं विश्वस्त गुप्तचरों की मंडली तैयार की गई, जो राज्य की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जो सूचना है वो सुल्तान तक पहुंचाते थे। ये गुप्तचर सभी महत्वपूर्ण स्थानों, नगरों और बाजारों में जो है नियुक्त होते थे। गुप्तचर ये सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों, जागीरदारों, दुश्मनों की गतिविधियों पर जो है सदैव नजर रखते थे। इनका उपयोग शत्रुओं की सैनिक उपलब्धियों की टोक लेने के लिए भी किया जाता था। अनेक युद्धों को जीतने और विद्रोहों को दबाने में गुप्तचर विभाग ने जो है शेरशाह की मदद की थी। वस्तुतः शेरशाह की शासन व्यवस्था की सफलता का श्रेय बहुत कुछ उनकी गुप्तचर व्यवस्था को दिया जा सकता है। इसके बाद न्याय और पुलिस व्यवस्था। न्याय शेरशाह के प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता निष्पक्ष और शीघ्र न्याय की व्यवस्था थी। यानी ये निष्पक्ष न्याय करता था और जल्दी न्याय कर देता था। एक न्यायप्रिय शासक होने के कारण उसने प्रशासन में न्याय के महत्व को जो है स्वीकार किया था। वह न्याय को एक धार्मिक कर्तव्य मानता था और इसके क्रियान्वयन के लिए वह सदैव जो है तैयार रहता था। उसकी धारणा थी कि न्याय सबसे बढ़िया धार्मिक कार्य है और इसे काफिरों और मुसलमानों दोनों के राजा समान रूप से स्वीकार करते थे। अपनी न्याय संबंधी धारणा के अनुरूप शेरशाह ने न्याय की उत्तम व्यवस्था की। न्यायिक अधिकारियों के रहते हुए भी वह स्वयं ही न्याय के संपादन में जो है गहरी अभिरुचि रखता था। वह न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था शेरशाह सूरी। वह प्रत्येक बुधवार को खुले दरबार में बैठकर न्याय करता था शेरशाह सूरी। उसकी न्यायिक नीति समानता के सिद्धांत पर आधारित थी। वह कानून भंग करने वालों को कठोर दंड देता था। सभी अपराधी, चाहे वह शेरशाह के अपने संबंधी ही क्यों ना हो, सब जो है कठोर दंड के भागी बनते थे। इतिहासकार एरस्किन का कहना है कि शेरशाह अपने बड़े पुत्र आदिल खां को भी एक सामान्य अपराधी की तरह जो है दंडित करने से नहीं हिचकिचाया। यानी कोई संबंधी क्यों ना हो, यदि किसी ने अपराध किया है तो सबको जो है समानता के आधार पर ही दंड दिया जाता था। शेरशाह ने निष्पक्ष एवं शीघ्र न्याय की व्यवस्था के लिए राज्य में जो है अनेक दीवानी और फौजदारी न्यायालय स्थापित किए। काजी, मुंसिफ, सिकदार सभी जो है न्याय का कार्य करते थे अलग अलग स्थानों पर। गांव में भी जो है मुखिया न्याय का कार्य देखता था। इन अदालतों के फैसलों के विरुद्ध शेरशाह के पास जो है अपील की जा सकती थी। इन अधिकारियों के कार्यों पर शेरशाह की निगरानी रहती थी, जिससे वे अपने पद का दुरुपयोग कर जनता के साथ जो है अन्याय नहीं करे। मीर अदल नामक पदाधिकारी जो है न्यायालय के आदेशों का पालन करवाता था।
अपराध पर एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। कैद है, जुर्माना, अंग को भंग करना, फांसी इत्यादि ये सजा जो है दी जाती थी। इन कठोर दंडों द्वारा अपराधों पर नियंत्रण पा लिया गया। शेरशाह का कानून कुछ हद तक बर्बर था एवं प्रतिशोध के सिद्धांत पर आधारित था, परंतु इससे सामान्य जनता को जो है लाभ ही हुआ था। पुलिस न्याय के साथ राज्य में शांति व्यवस्था की स्थापना करने के लिए जो है पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई। पुलिस कोई अलग से अधिकारी नहीं थे। पुलिस संबंधी जो कार्य है वो सैनिक अधिकारियों को ही जो है सौंपे गए थे। अलग से पुलिस बल का गठन जो है वो नहीं किया गया था। अपने अपने क्षेत्रों में फौजी अधिकारी अपराधों की रोकथाम करने एवं शांति सुरक्षा का वातावरण तैयार करते थे। सूबा, परगना, सरकार, गांव के अधिकारी जो है अपने अपने इलाके में शांति व्यवस्था के लिए जो है उत्तरदायी थे। शेरशाह ने इन अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे रखा था कि वे जनता को किसी भी प्रकार का जो है कष्ट नहीं होने दे। अपराध होने और अपराधी का पता नहीं लगने पर क्षेत्र विशेष के अधिकारी को ही जो है दोषी मानकर दंडित किया जाता था। यानी अपराध यदि पता नहीं लग रहा है कि अपराध किया किसने है, तो वहां उस क्षेत्र का जो अधिकारी है उसी को दोषी मान लिया जाता था और उसी को दंड दिया जाता था। इस कड़ी व्यवस्था के चलते राज्य में जो अपराधों की संख्या है वो बहुत कम हो गई। उस समय की तत्कालीन स्थिति का वर्णन करते हुए अब्बास का शेरवानी लिखता है कि एक जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर जेवरात की टोकरी रखकर जा सकती थी। इतना अपराध कम हो गया और शेरशाह की सजा के डर के कारण कोई भी चोर या लुटेरा जो है उस जर्जर बूढ़ी औरत के नजदीक भी नहीं जा सकता था। इतना सख्त जो है, इतना डर था अपराधियों में भी शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में। ऐसा अब्बास का शेरवानी लिखता है। इसके बाद में भू राजस्व व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के बारे में देख लेते हैं। शेरशाह ने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। वह इस बात को अच्छी तरह समझता था कि एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई भी राज्य स्थायी एवं शक्तिशाली नहीं हो सकता था। इसलिए उसने भूमि एवं राजस्व व्यवस्था, मुद्रा एवं व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। भूमि और राजस्व व्यवस्था, शेरशाह का राज्यकाल भू राजस्व व्यवस्था और किसानों की स्थिति में सुधार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। राज्य की आमदनी निश्चित करने एवं किसानों की दशा में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए। राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत लगान ही था, परंतु इसके अतिरिक्त लावारिस संपत्ति, व्यापारी कर, टकसाल, नमक, चुंगी कर, जजिया, खम्स से भी जो है राज्य को आमदनी होती थी। ये सारे जो है टैक्स लगाए जाते थे। राज्य को व्यापार वाणिज्य, उपहारों, नजरानों एवं युद्ध में लूटी गई संपत्ति से जो है आमदनी प्राप्त होती थी। और राज्य के खर्चे के मध्य खर्चा जो है ज्यादा कहां खर्च होता था? सुल्तान एवं उसके परिवार के व्यक्तियों के निजी खर्च, सेना और प्रशासन और साथ ही जनहित के कार्यों पर जो है ये सारा खर्चा होता था इन पैसों का। शेरशाह ने भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि में सुधार के लिए अनेक जो है उपाय किए। बिहार में जागीरदार के रूप में कार्य करते हुए वह प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था एवं कृषि की असंतोषजनक परिस्थिति से परिचित था। इसलिए उसने शासक बनने के पश्चात इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया। उसने भू राजस्व व्यवस्था को लागू करते समय यह ध्यान में रखा कि प्रस्तावित व्यवस्था से न तो राज्य को ही हानि हो और न ही जो है किसानों का अनावश्यक शोषण हो। शेरशाह का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था को लागू करना था जिससे राज्य और किसान जो है दोनों ही लाभान्वित हो सके। लगान की राशि निश्चित करने के उद्देश्य से शेरशाह ने राज्य की समस्त भूमि की माप करवाई। सभी कृषि योग्य भूमि को उपज के आधार पर क्रमशः उत्तम, मध्यम और निम्न श्रेणी में विभक्त कर, यानी कृषि योग्य जो भूमि थी उसको उपज के आधार पर जो है क्रमशः उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न श्रेणी की भूमियों में जो है विभक्त किया गया। तीनों प्रकार की जमीनों में प्रति बीघा उपज के आधार पर जो है कितने बीघे में कितनी उपज हो रही है उसके आधार पर भूमि की औसत पैदावार निश्चित की गई। और उसके बाद में उपज का 1/3 भाग, 1/3 भाग जो है वो टैक्स के रूप में निश्चित किया गया था। 1/3 जो है टैक्स दिया जाता था शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड में। दरों की एक नई प्रणाली जिसको कहा गया राय, ये राय निकाली गई, नई प्रणाली राय, जिसके अनुसार अलग अलग किस्मों पर राज्य के भाग की दर अलग अलग तय की गई। विभिन्न क्षेत्रों के बाजार भाव के अनुसार जो है दर की कीमत तय की, यानी जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का जो बाजार है उस बाजार में जो भाव चल रहा है आपके फसल का उसी के अनुसार जो है यहाँ पर कीमत तय की गई। दर की जो है टैक्स की दर की कीमत जो है तय की गई। इस प्रकार शेरशाह ने बीघेवार, जिन्सवार भूमि पर जो है निश्चित भूमि कर जो है वो निश्चित किया। लगान की दर की सूची राजस्व पदाधिकारियों को देकर
उसी के मुताबिक उन्हें लगान वसूलने का निर्देश दिया गया। किसानों को लगान नकद और अनाज के रूप में देने की छूट थी। किसानों को जो लगान नकद है, लगान जो है टैक्स जो है वो नकद अथवा अनाज, यानी वो या तो नकद भी दे सकते हैं रोकड़ा में, या फिर अपना जो है अनाज जो हुआ है वो अनाज भी टैक्स के रूप में दे सकते थे। जो है किसानों को ये छूट थी। सरकार अपनी सुविधा और मुनाफे के लिए नकद लगान ही लेना चाहती थी, यानी सरकार को फायदा किसमें था, वो जो है नकद रोकड़े में जो है फायदा था कि रोकड़ा मिल जाए तो ज्यादा फायदा। किसानों को वर्ष में जो है 2 बार टैक्स चुकाना पड़ता था। किसानों को लगान के अतिरिक्त जरीमाना यानी भूमि की नाप के लिए जब आते थे यहाँ पर अधिकारी, तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। साथ ही महासिलाना यानी लगान जो है कर्मचारियों के वेतन के रूप में, यानी कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं उसके रूप में महासिलाना भी जो है देना पड़ता था किसानों को। इसकी जो दर थी, यानी इन दोनों की कर जो थी वो 2.5 से 5% तक जो है तय की गई थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक विपत्ति की स्थिति में किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित सहायता कोष की भी स्थापना की, यानी किसानों की सहायता, यदि प्राकृतिक आपदा की स्थिति आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो एक सुरक्षित सहायता कोष की जो है स्थापना की गई थी। इस कोष में प्रत्येक किसान को प्रति बीघा 200 बहलोनी टंका की दर से जो है आपके धन टैक्स के रूप में देना पड़ता था। बहलोन लोदी जो आए थे उसके मुद्रा का नाम हो गया बहलोन लोदी, बहलोली टंका जो मुद्रा है 200, यानी प्रति बीघा 1 बीघे पर जो है 200 बहलोनी टंका की दर से जो है टैक्स देना पड़ेगा किसानों को। हाँ, तो बैकग्राउंड आवाज थोड़ी कम हो गई है। शेरशाह ने भूमि पैमाइश एवं लगान की जो व्यवस्था निश्चित की वह पूरे साम्राज्य में समान तौर पर लागू नहीं की जा सकी। साम्राज्य के अधिकांश भागों में यह व्यवस्था जो है स्थापित की गई। मुल्तान, मालवा और राजपुताना में व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण पुरानी लगान व्यवस्था को ही बना रहने दिया गया। वस्तुतः साम्राज्य के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार से जो है लगान की राशि तय की गई थी। शेरशाह के समय में लगान निश्चित करने की 3 प्रमुख प्रणालियां थी। एक है गलाबख्शी बटई, गलाबख्शी जिसको बोलते हैं बटई, दूसरी है नस्क मुक्तई या कनकूत, और तीसरी है नकद जब्ती अथवा चमई। ये तीनों क्या थी, किस प्रकार थी, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो है बटई यानी गलाबख्शी अथवा बटई, ये 3 प्रकार से थी। सबसे पहली जो है ये आपकी गलाबख्शी, ये 3 प्रकार से विभाजित थी। और 3 प्रकार कौन से हैं इस बटई के यानी गलाबख्शी के, एक तो खेत बंटई, दूसरा लंक बंटई और तीसरा रास बटई। खेत बटाई व्यवस्था के जो अधीन है, खेत बोने के बाद अथवा खड़ी फसल का ही विभाजन जो है किसान और सरकार में हो जाता था। खेत बंटाई में क्या होता था, जो खड़ी फसल है, सीधी फसल, जैसे बाजरा का उदाहरण लेते हैं। बाजरा को जो है बो दिया और खड़ी फसल के आधार पर ही अनुमान लगा देते थे, और उस अनुमान के आधार पर जो है टैक्स की जो है दर पहले ही निर्धारित कर देते थे। बाद में किसानों को जो है खड़ी फसल से ही जो है टैक्स देना पड़ता था अनुमान के आधार पर। दूसरी जो है इसमें लंक बंटाई। लंक बंटाई में अनाज को डंठलों से अलग किए बिना ही बांट दिया जाता था, यानी डंठलों से अलग नहीं करते थे। बाजरी है तो बाजरा के जो पौधे हैं उसको काट कर जो हिंटियां हैं, सिंटियां, बाजरे की जो सिंटी है, सिंटियों को इकट्ठा सिंटियों का ढेर लगा दिया, और सिंटियों के ढेर में, यानी उसको अभी अनाज को अलग नहीं किया है, उन डंठलों से अलग नहीं किया है, और सिंटियों के ढेर से ही जो है अनुमान लगाकर फिर जो है टैक्स की जो दर है उसको निर्धारित कर देते थे। और तीसरी जो है रास बंटाई। रास बंटाई में जो है अनाज को भुस्से से अलग कर तब विभाजन किया जाता था, यानी अनाज को पूरी, यानी अनाज एक तरह से उसका जो डूरा है, सींटियों से जो डूरा अलग कर दिया और बाजरा अलग कर दिया, तो बाजरे जो है अनाज के ढेर से जो है फिर अनाज का ढेर हो गया ढेर। तो रास बटाई जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये रास बटाई से जो है किसानों को फायदा रहता था, इससे जो है बराबर जो है टैक्स, हाँ, किसानों के हक में जो है बराबर आता था। तो ये रास बंटाई जो है, इससे पूरा भूसा जो है, ये आपके चारा वगैरह जितना भी है वो उससे अलग कर दिया जाता था। डूरा जिसे बोलते हैं बाजरी से, वो डूरा अलग करके फिर जो है विभाजन किया जाता था टैक्स का। नस्क, दूसरी जो है नस्क मुक्तई अथवा कनकुत व्यवस्था। इसके अंतर्गत खेत में खड़ी फसल को ही देखकर जो है उपज का अनुमान लगा दिया जाता था। खड़ी फसल से ही जो है कनकुत व्यवस्था में जो है उपज का अनुमान लगा दिया जाता था। उसी आधार पर जो है लगान की राशि तय की जाती है, यानी इसमें खड़ी फसल के आधार पर सीधा टैक्स की दर निर्धारित नहीं कर रहे। खड़ी फसल के आधार पर तो उपज का अनुमान लगा रहे कि इतनी उपज होगी, खड़ी फसल के आधार पर कह दिया, और उस उपज के अनुमान लगाने के बाद में उसी आधार पर जो है टैक्स की राशि तय की जाती थी। इस व्यवस्था से न तो सरकार को फायदा होता था और न ही किसान को। ये कनकुत व्यवस्था जो है, इससे दोनों कोई फायदा नहीं होता था। अनुमान के मुताबिक पैदावार नहीं होने पर दोनों को ही घाटा हो सकता था, यानी अनुमान लगा दिया, अनुमान के अनुसार यदि नहीं हुआ है तो दोनों को जो है सरकार को भी घाटा होगा, यानी कि
आपके जिला प्रशासन को और इसके साथ साथ में जो है आपके किसान को, दोनों को ही जो है घाटा। राज्य और किसान के लिए सबसे जो सुविधाजनक व्यवस्था थी वो थी नकदी जमई या जब्ती। तीसरी जो व्यवस्था है टैक्स की, नकदी जमई अथवा जब्ती, इस व्यवस्था के अनुसार क्या होता था, किसान और सरकार के बीच 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए प्रति बीघा प्रति वर्ष की दर से जो है लगान की राशि निश्चित कर दी जाती थी। किसान राज्य को जो निश्चित राशि ही देते थे। अतिरिक्त लाभ जो है किसान अपने पास में, यदि ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो किसान अपने पास ही रख लेते थे, परंतु फसल पूरी नहीं होने पर जो है किसानों को इस व्यवस्था में घाटा भी कभी कभार जो है कभी कभार हो जाता था। लगान तय करने की तीनों प्रणालियों में जो सबसे अधिक प्रचलित थी वो नकदी व्यवस्था थी, यानी 3 नंबर की जो व्यवस्था थी, नकदी जमई या जब्ती जो व्यवस्था है वो ज्यादा प्रचलित थी, सबसे अधिक प्रचलित यही थी। भूमि की पैमाइश करवाने एवं लगान की राशि निश्चित करने के अतिरिक्त शेरशाह ने किसानों की सुरक्षा के भी उपाय किए और लगान वसूलने वाले अधिकारियों, मुकद्दम और आमिल को स्पष्ट आदेश भी दिया शेरशाह सूरी ने कि वे किसानों को जो है ज्यादा परेशान नहीं करें। निश्चित राशि समय पर देने पर किसानों को जो है तंग नहीं किया जाता था, यानी किसान टाइम पर टैक्स दे देते थे तो किसानों को ज्यादा तंग नहीं किया जाता था। शेरशाह का यह स्पष्ट आदेश था कि राजस्व कर्मचारी लगान तय करते समय उदारता दिखाएं, यानी टैक्स वसूलते समय जो है किसानों के प्रति उदार व्यवहार रखें, परंतु वसूली जो है टैक्स की वसूली वो तो कठोरता पूर्वक आप कर सकते हो। सैनिकों को भी आदेश दिए कि वे मार्ग में पड़ने वाले फसलों को जो है नुकसान नहीं पहुंचाई, क्योंकि सैनिक तो बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है। यदि फसल जिस खेत में फसल है उस फसल खेत में से गुजरेंगे तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो सैनिकों को भी जो है आदेश दिया कि वो जो है मार्ग में पड़ने वाली जितनी भी फसलें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं। प्रत्येक किसान को जो है राज्य की ओर से पट्टा दिया जाता था और जिसमें निर्धारित लगान का जो है टैक्स का ब्यौरा भी होता था उस पट्टे में कि इतना जो है टैक्स लेंगे हम। किसानों से इसकी कबूलियत भी लिखवाई जाती थी, किसानों को कबूल भी करना पड़ता था, वो लिखवाना पड़ता था कि हाँ भाई आप इतने टैक्स से जो है संतुष्ट हैं वगैरह, किसान जो है कबूल कर लेते थे। राजस्व अधिकारियों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता था जिससे कि वे किसानों को जो है ज्यादा परेशान नहीं करें। इन्हीं उद्देश्यों से आमिलों की जो है बदली की व्यवस्था भी की गई थी, उनकी जो है ट्रांसफर वगैरह की भी व्यवस्था होती ताकि वो जो है किसान में एक एरिया में ज्यादा समय तक रहेंगे तो किसानों पर जो है ये ज्यादा नियंत्रण रख पाएंगे, इस कारण इनकी जो है बदली भी की व्यवस्था भी की गई, ट्रांसफर भी जो होता था। प्राकृतिक विपत्ति के समय किसानों को राज्य की तरफ से सहायता भी दी जाती थी। यदि गांव किसान के यदि बुकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया है तो उसमें अकाल में किसानों की सहायता भी की जाती थी प्राकृतिक विपदा के समय। प्रत्येक गांव का पटवारी भी जो है जमीन से संबंधित दस्तावेजों को अपने पास रखता था। पटवारी जो है जमीन से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं उनको अपने पास में रखता था। खालसा भूमि की लगान वसूली का कार्य राजकीय कर्मचारी पटवारी और मुकद्दम की सहायता से करते थे। खालसा भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में है, उस भूमि से यदि टैक्स वसूलना है तो सरकार यानी केंद्र स्तर का आएगा अधिकारी और उसकी वसूली में जो सहायता करेंगे वो आपके पटवारी और मुकद्दम यानी गांव के जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी करते थे। अन्य जगह लगान वसूली का काम स्थानीय जागीरदारों की देखरेख में होता था। परगना की समस्त भूमि का विवरण जो है कानून को एक अधिकारी था, कानून को के पास जो है सुरक्षित रहता था, जो है तहसील स्तर का जो है अधिकारी। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था की अनेक इतिहासकारों ने आलोचना भी की है। शेरशाह की व्यवस्था में जो है अनेक त्रुटियां थी। इस व्यवस्था का सबसे दोषपूर्ण पहलू यह था कि उत्तम कोटि की जमीन के मालिक जो है उत्तम, जिसके पास अच्छी भूमि है, उनके मालिकों को जो है सबसे कम टैक्स देना पड़ता था और जो निम्न श्रेणी की जमीन है उनके मालिकों को सबसे अधिक टैक्स देना पड़ता था। इससे राज्य और किसानों जो है दोनों को ही हानि होती थी। लगान के अतिरिक्त किसानों पर जो है अन्य करों का भी बोझ डाला गया था जिसका कोई औचित्य नहीं था। इस कारण जो है इतिहासकारों ने इसकी आलोचना की है। पूरे साम्राज्य में लगान व्यवस्था की एक रूपता और लगान की राशि जो है निश्चित नहीं होने से राज्य और किसान दोनों को जो है परेशानी होती थी। किसानों को अनेक सुविधाएं प्रदान करने के बावजूद शेरशाह किसानों को जागीरदारों के अत्याचारों से पूर्णतः मुक्त नहीं करवा सका। लगान व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और घूसखोरी की प्रथा को भी वह पूरी तरह समाप्त नहीं कर सका। इससे सबसे जो बड़ी बात यह थी कि कृषि के समुचित विकास के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था जो है वो शेरशाह सूरी नहीं करवा सका। इस कारण जो है इतिहासकारों ने इस व्यवस्था की जो है आपकी आलोचना भी की है। इन त्रुटियों के बावजूद शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित लगान व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम था। शेरशाह ने किसानों और राज्य दोनों के हितों की रक्षा जो है करने का प्रयास किया था, किसानों को भी और दूसरा साथ ही राज्य की दोनों की जो है हितों की रक्षा करने का प्रयास किया।
उसने किसानों को सुरक्षा प्रदान करने का पूरा प्रयास किया। संभवतः फिरोज तुगलक के अतिरिक्त, तुगलक वंश का जो शासक हुआ है, फिरोज तुगलक के अतिरिक्त अन्य किसी मध्यकालीन भारतीय शासक ने किसानों के प्रति उतनी हमदर्दी नहीं दिखाई जितनी कि शेरशाह सूरी ने दिखाई। शेरशाह की लगान व्यवस्था का महत्व इस बात में भी निहित है कि उसने लगान की दरों को निश्चित किया, टैक्स की जो है दर उसको पहले ही निश्चित किया, किसानों और राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को जो है सुनिश्चित किया, दोनों के हितों के बीच तारतम्य स्थापित करने का भी प्रयास किया, सबके साथ न्याय करना ही उसका जो है मुख्य ध्येय था। ये एबी पांडे का स्टेटमेंट है। शेरशाह के राजत्व संबंधी सुधार आगे अकबर के लिए भी जो है मार्गदर्शक बने। अकबर ने भी जो है शेरशाह के राजस्व संबंधी सुधारों को जो है कंटिन्यू रखा आगे। इसके बाद में है मुद्रा व्यवस्था में सुधार। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से शेरशाह ने प्रचलित मुद्रा प्रणाली में भी जो है आवश्यक परिवर्तन किए। यानी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से ही जो है इसने प्रचलित जो मुद्रा प्रणाली थी उसमें सुधार आवश्यक परिवर्तन किए। शेरशाह के राज्यारोहण के समय जब ये राजा बना था उस समय मुद्रा प्रणाली में जो है एक रूपता नहीं थी, इसलिए सुल्तान बनते ही उसने प्राचीन सिक्कों का प्रचलन बंद करवा दिया। जितने भी पुराने सिक्के थे उन सब का प्रचलन बंद करवा दिया और विभिन्न धातुओं के निश्चित अनुपात के नए सिक्के ढलवाए। उसने शुद्ध चांदी के रुपये चलाए और तांबे के दाम भी जो है ढलवाए। चांदी का रुपया 180 ग्राम का होता था, इसमें शुद्ध चांदी की जो मात्रा है वो 175 ग्राम रखी गई थी। 167 ग्राम की सोने की असरपियां भी जो है निकाली गई थी। इसके अतिरिक्त चांदी और तांबे के सिक्कों के मूल्य के आधे, चौथाई और 8वें और 16वें भाग के जो है छोटे सिक्के भी चलवाए गए। 8 आना, 12 आना, 16 आना, है ना, 4 आना, 8 आना, 16 आना वगैरह, है ना। इन सिक्कों को सरकारी टकसाल यानी ढलवाया कहां जाता था, जो राजकीय टकसाल थी सरकारी टकसाल उसमें ढलवाया गया था। और सिक्कों पर बादशाह का नाम होता था, बादशाह का नाम, और जिस टकसाल में उन्हें ढलवाया गया, यानी एक आध सरकारी टकसाल नहीं थी, बहुत सारी सरकारी टकसालें होती थी। जिस सरकारी टकसाल में सिक्कों को ढाला गया था उस सरकारी टकसाल का जो स्थान है, उस स्थान का जो नाम है वो अरबी भाषा में खुदवाया जाता था इन सिक्कों पर। कुछ सिक्कों पर जो है नागरी लिपि का भी व्यवहार मिलता है, नागरी लिपि में भी कुछ लिखे हुए मिलते हैं। शेरशाह के कुछ सिक्कों में सुल्तान के नाम के अतिरिक्त 4 जो खलीफा हुए हैं, 4 खलीफाओं के नाम भी खुदवाए गए थे। शेरशाह ने मुद्रा संबंधी सुधारों की प्रशंसा करते हुए, शेरशाह के मुद्रा संबंधी जो सुधार हुए हैं उनकी प्रशंसा की है एडवर्ड थॉमस ने, और इसने कहा है कि शेरशाह के राज्यकाल ने भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान केवल टकसालों के किए गए सुधारों द्वारा ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि पूर्वकालीन राजाओं की मुद्रा व्यवस्था के उत्तरोत्तर ह्रास को रोककर उन सुधारों में बहुतों को जारी करते हुए प्राप्त किया, जिन्हें आने वाले मुगल शासकों ने जो है अपना बताया। ये स्टेटमेंट किसका है? एडवर्ड थॉमस का। इसके साथ साथ व्यापार को भी इसने प्रोत्साहन दिया है। शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य की प्रगति के लिए भी अनेक कदम उठाए। आवागमन के साधनों में सुधार और सरायों की स्थापना से व्यापारियों को जो है अनेक सहूलियतें मिली, फायदा हुआ उन्हें, और फलतः व्यापार का विकास भी हुआ। शेरशाह ने व्यापार पर लगाई जाने वाली अनेक चुंगी जो टैक्स होते थे, चुंगियों को भी बंद करवा दिया। अब व्यापारियों को सिर्फ 2 स्थानों पर ही चुंगी जो है देनी पड़ती थी। एक तो राज्य की सीमा में प्रवेश करते समय, किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करेंगे तो उस समय जो है राज्य की सीमा में प्रवेश करने पर उनको चुंगी कर देना पड़ता था, और जब बाजार में अपना सामान बेचते थे, सामान बेचते समय भी जो है टैक्स चुकाते थे। इससे व्यापारियों को जो है अधिक लाभ हुआ, और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए शेरशाह ने वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए और व्यापारियों को जो है निश्चित दर सामान बेचने को कहा, निश्चित दर पर जो है सामान बेचने को कहा गया। माप जो है माप तौल के लिए मानक बटकरों यानी बाटों का भी जो उपयोग करने को कहा गया, और सामान में मिलावट करने वालों और जाली बटकरों यानी फर्जी बटकरों के उपयोग करने वाले व्यापारियों के लिए जो है कठोर दंड की व्यवस्था भी की गई। वस्तुतः शेरशाह ने जहां व्यापारियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की, वहीं उसने व्यापारियों से उपभोक्ताओं की सुरक्षा की भी व्यवस्था की थी। जनहित के कार्य, शिक्षा और साहित्य को इसने प्रोत्साहन दिया। शेरशाह एक प्रजावत्सल शासक था और वह प्रजा के हित की सदैव कामना करता था, इसलिए उसने जनहित के लिए अनेक कार्य किए। आवागमन के साधनों में सुधार के अतिरिक्त उसने राज्य में शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। हिंदुओं को अपनी शैक्षणिक व्यवस्था का प्रबंध करने का अधिकार प्रदान किया गया। उनके द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं को भी राज्य की सहायता प्रदान की गई। राज्य की ओर से अरबी और फारसी
की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई। प्रत्येक मस्जिद में मकतब खोले गए और मकतबों की जो देखभाल है वो मौलवियों की जिम्मे थी। साथ ही मदरसों की भी स्थापना की गई। गरीब विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए छात्रवृत्ति जो है उन्हें प्रदान की जाती थी। शेरशाह ने साहित्यकारों एवं विद्वानों को प्रश्रय, सम्मान और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इसके दरबार में जो विभिन्न साहित्यकार और विद्वान वगैरह भी थे, उनमें से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? कवि जो है प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनके ग्रंथ मिलते हैं पद्मनाभक, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम। ये शेरशाह सूरी के दरबारी थे। शेरशाह सूरी के समय के जो प्रसिद्ध कवि वह है मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसमें चित्तौड़ के रतन सिंह और श्रीलंका की जो राजकुमारी थी आपके पद्मिनी, उसके बारे में जो है प्रेम वाली जो कथा है आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। इसके साथ साथ दान विभाग का जो गठन है वो भी किया गया। राज्य के असहाय और गरीब व्यक्तियों की सहायता देने के उद्देश्य से शेरशाह ने एक दान विभाग की जो है स्थापना की। गरीबों के अतिरिक्त वैसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को भी इस विभाग से सहायता प्रदान की जाती थी जिन्हें राजकीय सहायता की जो है आवश्यकता होती थी। इस विभाग का उपयोग विशेषकर अफगानों को दान देने के लिए ही किया गया था। सुल्तान की यात्रा के दौरान इस विभाग द्वारा जगह जगह लंगर भी चलवाए जाते थे। लंगर में क्या होता था? जरूरतमंद लोगों को जो है फ्री में भोजन दिया जाता था। शेरशाह की दानशीलता एवं उदारता का वर्णन करते हुए अब्बास खां शेरवानी बताता है कि शेरशाह के भोजनालयों में हजारों घुड़सवारों एवं अन्य व्यक्तियों को जो है भोजन, इतने व्यक्तियों का भोजन तैयार होता था। शेरशाह का आदेश था कि राजकीय भोजनशाला से सैनिकों, धार्मिक व्यक्तियों, किसानों और सभी को जो है भोजन मिले। इस पाकशाला पर प्रतिदिन 580 रुपया जो है खर्च की जाती थी। इसमें इतना जो है खर्चा हो जाता था इस लंगर में। शेरशाह की धार्मिक नीति। शेरशाह की धार्मिक नीति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत जो है व्यक्त किए हैं। प्रोफेसर कानूनगो शेरशाह की धार्मिक नीति की प्रशंसा करते हुए उसे एक धर्म सहिष्णु जो है सुल्तान बताते हैं। उनका कहना है कि शेरशाह ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक समान जो है दृष्टि से देखा था, उसमें भेदभाव नहीं किया। इसके विपरीत और भी कई विद्वान हैं जिनका विचार था कि वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने की वजह से जो है हिंदुओं से उदार व्यवहार नहीं किया, अनुदार व्यवहार किया, उनके प्रति कठोर रहा। हिंदुओं से जो है हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था। शेरशाह ने अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था। राजपूत राज्यों पर उसने धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही आक्रमण किया था। अतः वह एक धर्मांध शासक था। अपने धर्म में जो है वो अपने धर्म का अंधभक्त था। शेरशाह के विषय में ऐसी धारणा रखना वास्तविकता से मुंह मोड़ना है, यानी ये सारी जो चीजें हैं ये गलत है। ये सही है कि अन्य मध्यकालीन भारतीय मुसलमान शासकों की तरह शेरशाह भी जो है इस्लाम धर्म का था। खुद तो इस्लाम धर्म के नियमों का वो अपने निजी जीवन में जो है कड़ाई से पालन करता था, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है उसका पालन करता था। मुसलमानों की राज्य में विशेष स्थिति भी थी। मुसलमान जो थे, क्योंकि मुसलमान शासक था शेरशाह सूरी, इस कारण मुसलमानों की जो है राज्य में अच्छी स्थिति थी। शेरशाह ने व्यवहार में सबके साथ जो है समानता की नीति अपनाई। कानून के समक्ष सभी धर्मावलंबी समान थे। हिंदुओं पर धार्मिक प्रतिबंध नहीं लादे गए। उन्होंने सरकारी नौकरियां और सेना से अलग नहीं रखा गया। सबको जो है सेना में, सरकारी नौकरियों में रखा गया। कोई एकाध उदाहरण को छोड़कर उस पर जो है हिंदुओं के मंदिर तोड़वाने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता, यानी एकाध कोई तोड़ा होगा, बाकी हिंदू मंदिरों को इसने नहीं तोड़ा। इस प्रकार शेरशाह एक धर्मांध नहीं अपितु धर्म सहिष्णु शासक प्रतीत होता है। उस पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाना जो है वो गलत है, अनुचित है। शेरशाह के कार्यों की समीक्षा, मूल्यांकन कर लेते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह एक प्रतिभावान शासक के रूप में याद किया जाता है। एक वीर विजेता और योद्धा, कुशल प्रशासक, धर्मपरायण शासक, कला एवं साहित्य के संरक्षक के रूप में शेरशाह की प्रशंसा तत्कालीन एवं आधुनिक इतिहासकारों ने की है। अफगानों की दुर्बल स्थिति को देखते हुए उसने अपने सीमांत साधनों के बल पर ही उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। अपनी अदम्य वीरता और कूटनीतिज्ञता के बल पर वह शीघ्र ही मुगल बादशाह हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़कर स्वयं ही जो है भारत का मालिक बन गया था। 5 वर्षों की अवधि में ही उसने एक विशाल साम्राज्य की जो है स्थापना कर ली थी। उसने सिर्फ साम्राज्य की स्थापना ही नहीं की, बल्कि एक कुशल और सुदृढ़ प्रशासन द्वारा इसे स्थायित्व भी प्रदान किया। उसने राज्य की समृद्धि के लिए भू राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए, व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया और मुद्रा प्रणाली को व्यवस्थित किया। वह न्याय पर जो है अत्यधिक बल देता था। न्याय के क्षेत्र में उसने समानता का सिद्धांत भी अपनाया, जो हमने अभी देखा ही था। उसकी जो धार्मिक नीति थी
वो भी उदार थी। उसने समस्त प्रजा को जो है एक समान समझा। शेरशाह ने जनहित के लिए भी अनेक कार्य किए। गरीबों एवं असहायों को राज्य की तरफ से सहायता दी गई और शिक्षा साहित्य को भी प्रोत्साहन दिया गया और इसने बहुत सारी इमारतों का भी निर्माण करवाया। इसने जो सबसे प्रसिद्ध दुर्ग बनाया है वो है रोहतासगढ़ का दुर्ग। रोहतासगढ़ का जो किला है उत्तर सीमा प्रांत में बनाया। इसने एक सुंदर मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली के निकट एक नया नगर भी जो है बनाया। पुराना किला भी बनवाया। सुंदर मस्जिद हो गई। और किले के अंदर शेरशाह के समय की स्थापत्य कला का जो सबसे सुंदर नमूना है वो स्वयं का है सहसराम का मकबरा। स्वयं का खुद का ही शेरशाह सूरी का जो सहसराम का मकबरा है वो सबसे सुंदर नमूना है। सहसराम के मकबरे को जो है पूर्वकालीन स्थापत्य शैली और बाद में विकसित स्थापत्य शैली के प्रारंभिक बिंदु का जो है मिश्रण माना जाता है। इस तरह शेरशाह विभिन्न अद्भुत प्रतिभाओं का धनी व्यक्ति था। उसमें अनेक चारित्रिक गुण भी थे। शेरशाह के गुणों एवं उसकी प्रतिभा के अनुरूप ही इतिहासकारों ने उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। एक इतिहासकार ने तो उसे जो है मुसलमान शासकों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया, यानी मुसलमान जितने भी शासक हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ये था। अनेक इतिहासकारों ने तो इसे अकबर का मार्गदर्शक भी बताया, यानी अकबर ने जो है अकबर का मार्गदर्शक था ये। और दो इतिहासकार हैं स्मिथ और आर पी त्रिपाठी जी। इनका विचार है कि यदि दुर्भाग्य ने शेरशाह के जीवन का अंत नहीं कर दिया होता और यदि यह बच गया होता तो अकबर से भी अधिक महान होता और मुगल भारतीय इतिहास में स्थान ही नहीं पा सकते थे। ये स्मिथ और त्रिपाठी जी ने कहा है। और आर एस शर्मा ने भी जो है शेरशाह की तुलना विश्व के महान शासकों जैसे इंग्लैंड के हेनरी सप्तम, प्रसा के फ्रेडरिक विलियम प्रथम और भारत के अशोक और महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य और मैकियावली से की है, ऐसा शर्मा ने। और प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने जो है शेरशाह की तुलना शिवाजी से की है। जो हमारे छत्रपति महाराज हुए हैं शिवाजी, मराठा शासक शिवाजी से तुलना की है शेरशाह सूरी की किसने? प्रोफेसर यदुनाथ सरकार ने। निसंदेह शेरशाह मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भारत में मुगलों की सत्ता समाप्त कर पुनः अफगान राज्य की जो स्थापना करना, जो इसने की भी है, और अनेक प्रशासनिक सुधारों द्वारा स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करना। इतिहासकार कानूनगो ने उसे जो एक महान सैनिक एवं राजनीतिज्ञ के रूप में देखते हैं इतिहासकार कानूनगो से, और जिनके शासनकाल में सदियों से सताए गए हिंदुओं के लिए जो है एक नए युग का आरंभ हुआ था, इतिहासकार कानूनगो के अनुसार। शेरशाह के उत्तराधिकारी और सूर साम्राज्य का पतन। अब शेरशाह सूरी के बाद में इसके कौन कौन से उत्तराधिकारी आए, और उत्तराधिकारी जो है आपस में ही लड़ने के कारण ज्यादा राज्य में विद्रोह वगैरह हुए, इसके कारण जो है इसका पतन भी जो है जल्दी हो गया था। सबसे पहला जो है वो है आपके इस्लाम शाह। इस्लाम शाह 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद में जो है इस्लाम शाह शासक बना है 1545 से 53 तक। शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है वो मई 1545 में हो गई थी। इसके बाद में उत्तराधिकार का जो प्रश्न है वो खड़ा हुआ। शेरशाह ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपने ज्येष्ठ पुत्र आदिल खां को उत्तराधिकारी जो है मनोनीत किया था। लेकिन ये इस्लाम शाह है, ये आदिल खां नहीं है, ये आपके जलाल खां है। इस्लाम शाह जो है ये जलाल खां था, इसका भाई आदिल खां का भाई है। लेकिन आदिल खां को शेरशाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल शाह को जो है वो आदिल खां को उत्तराधिकारी बनाया था। शेरशाह की मृत्यु के समय ये आदिल खां जो था ये रणथंभौर में था, यानी बहुत ज्यादा दूर था। और शेरशाह का जो दूसरा पुत्र है वो जलाल खां था। जलाल खां जिसने शेरशाह के साथ अनेक सैनिक अभियानों में भाग लिया था। जलाल खां ने जो है चुनार, गोड़, तेलियागढ़ी, चौसा, कन्नौज, रायसीन इत्यादि अभियानों में जो है शेरशाह के साथ ये था। और जलाल खां शेरशाह की मृत्यु के समय ये कालिंजर के घेरे के समय रीवा पर अधिकार करने में व्यस्त था। शेरशाह की मृत्यु के साथ ही अफगान सरदार जो है उत्तराधिकार के मामले में सक्रिय हो उठे। उन लोगों ने शेरशाह की इच्छा के विपरीत जलाल खां को गद्दी पर सौंपने का, जलाल खां को जो है गद्दी सौंपने का निश्चय किया, यानी क्योंकि ये पास में था। इन्होंने ऐसा दो कारणों से किया। दो प्रमुख कारण है भाई जलाल खां को राजा क्यों बनाया, क्योंकि शेरशाह ने तो आदिल खां को जो है आपके उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। जलाल खां आदिल खां की अपेक्षा ज्यादा योग्य था। इन जो है सरदारों का मानना था कि जलाल खां जो है वो आदिल खां से ज्यादा योग्य था। सरदारों का विश्वास था कि वह अफगान साम्राज्य की सुरक्षा ज्यादा जो है कुशलतापूर्वक कर सकता था। दूसरा कारण एक यह था कि शेरशाह की मृत्यु के बाद गद्दी को अधिक दिनों तक खाली रखना उपयुक्त नहीं समझा गया, यानी शेरशाह की मृत्यु हो गई थी अभियान के दौरान ही, रायसेन अभियान के दौरान ही, तो ये ज्यादा उपयुक्त नहीं था। आपकी कालिंजर तो ज्यादा उपयुक्त नहीं था, तो इस कारण आदिल खां कालिंजर से दूर था। आदिल खां जो था जिसको मनोनीत किया है वो कालिंजर से दूर था, क्योंकि ये रणथंभौर में था
और उसके आने में जो है टाइम ज्यादा लग जाएगा, जबकि जलाल खां तो कालिंजर के निकट ही था, इसलिए जलाल खां को जो है शीघ्र ही कालिंजर पहुंचने का जो है संदेश भिजवाया गया। जलाल खां को कहा भी आप शीघ्र कालिंजर आ जाओ, कालिंजर के नजदीकी था ये आपके जलाल खां रीवा अभियान में व्यस्त था। 27 मई 1545 को जलाल खां कालिंजर पहुंचा और वहीं पर उसी दिन 27 मई को ही जो है अफगान सरदारों ने उसे सुल्तान घोषित कर दिया जलाल खां को। उसका वहां पर राज्याभिषेक हुआ, विधिवत राज्याभिषेक, और जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से जो है दिल्ली की यहाँ पर जो है भारत की गद्दी पर बैठा। ये जलाल खां जो है इस्लाम शाह के नाम से यहाँ पर शासक बन गया है। यानी शेरशाह सूरी ने तो आदिल खां को मनोनीत किया था आपके उत्तराधिकारी, लेकिन ये बन गया है शासक कौन? जलाल खां, इस्लाम शाह के नाम से। यानी नाम शासक बनने के बाद इस पे अपना नाम जो रखा है वो रखा है इस्लाम शाह। चलिए देख लेते हैं इस्लाम शाह के क्या कार्य हैं। इस्लाम शाह अपने पिता के समान वीर सैनिक और कुशल प्रशासक था। यद्यपि उसका राजनीतिक सिद्धांत शेरशाह से अलग था। शासक बनते ही उसने प्रतिशोधवश कालिंजर के राजा कीर्त सिंह और उसके साथ बनाए गए जो युद्धबंदी थे, उन अन्य लोग जो थे उन सबकी हत्या करवा दी इसने। इसके पश्चात वह राजधानी आगरा पहुंचा। राजधानी पहुंचकर उसने जो है सेना में जो है पुरस्कार और नकद वेतन बांटा। उसमें अपनी निजी सेना के सैनिकों को उसने तरक्की दी, जिससे पहले के अनेक असाधारण सैनिक और अफसर अमीर का दर्जा प्राप्त कर गए। इस्लाम शाह के इस कार्य से पुराना अमीर वर्ग जो है वो नाराज हो गया। इस वर्ग ने अनेक विद्रोहों को प्रोत्साहन दिया। फलतः इस्लाम शाह का अधिकांश समय जो है और उसकी शक्ति जो है इन विद्रोहों के दमन में ही लगी। इस्लाम शाह और आदिल खां सुल्तान बनने के बावजूद इस्लाम शाह को अधिक जो है खतरा अपने बड़े भाई आदिल खां से था। यानी ज्यादा खतरा जो है इसको किससे है? आदिल खां से है। तो सबसे पहले आदिल खां को ही निपटाएगा ये। इस्लाम शाह से असंतुष्ट कुछ अमीर भी जो है वो आदिल खां को राज्य पर अधिकार करने के लिए उकसा रहे थे। तो इस्लाम शाह ने सबसे पहले आदिल खां से ही निपटने की जो है योजना बनाई। उसने आदिल खां को एक धूर्ततापूर्ण पत्र लिखते हुए आगरा आने का निमंत्रण दिया और उसकी सुरक्षा का वचन भी दिया। बहुत ही धूर्त तरीके से इसने जो है पत्र लिखा है। आदिल खां जब आगरा पहुंचा तब इस्लाम शाह ने उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा। हालांकि वचन तो दिया था सुरक्षा का, लेकिन रच रहा है हत्या का षड्यंत्र। आदिल खां को जब ये पता चला तो वो भागकर कहां चला गया? बयाना चला गया। और इस्लाम शाह ने जो है बाद में इसको यहाँ बयाना भाग गया तो बयाना की गवर्नरी दे दी कि तू वहीं पर रहे और बयाना का गवर्नर बन जा। और जिसे जो है आदिल खां ने स्वीकार भी कर लिया। परंतु आदिल खां की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए इस्लाम शाह ने जो है ख्वास खां और ईसा खां नियाजी को भी बयाना में नियुक्त कर दिया। यानी पास में ही दो व्यक्तियों को भेज दिया इस पर नियंत्रण रखने के लिए। इस्लाम शाह इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने पुनः जो है आदिल खां की हत्या करने का षड्यंत्र रचा यहाँ पर। लेकिन ये ख्वास खां और ईसा खां जो नियाजी हैं, ख्वास खां ने इस जो है षड्यंत्र को विफल कर दिया। इस घटना के बाद अपने समर्थक अमीरों की सहायता से आदिल खां ने जो है विद्रोह कर दिया, परंतु आदिल खां जो है पराजित हो गया। बयाना से भागकर वह पन्ना चला गया और जहां बुरी परिस्थितियों में जो है पन्ना में ही इसकी मृत्यु हो गई। आदिल खां के प्रमुख जो सहयोगी थे वो अमीर ख्वास खां और ईसा खां, ये जो इसके आपके रक्त में आए थे, इसकी जो आपके यहाँ पर नियंत्रण ये क्या है, हाँ, गतिविधियों पर जो अंकुश रखने के लिए भेजा था ना ईसा ख्वास खां और ईसा खां नियाजी को, यही ईसा खां नियाजी और ख्वास खां नियाजी, ईसा खां नियाजी और ख्वास खां नियाजी, ईसा खां नियाजी और ख्वास खां नियाजी, ये जो है आदिल खां के प्रमुख सहयोगी थे। ये आदिल खां के प्रमुख सहयोगी अमीर जो है सहयोगी अमीर ख्वास खां और ईसा खां, ये मेवात और वहां से कुमायूं के राजा की शरण में चले गए। यानी इसके बाद में ये सहयोगी बन गए थे, तो ये अब यहाँ से भागकर किसकी शरण में चले गए हैं? मेवात और कुमायूं के राजा की शरण में चले गए। बाद में इनको भी दमन करेगा ये, इनको भी जो है सबक सिखाएगा ख्वास खां और ईसा खां को। अब अपने भाई का दमन करने के बाद में भाई की तो मृत्यु हो गई है। इसके बाद में अन्य जो अमीर लोग हैं वो भी विद्रोह कर रहे हैं, तो उनका भी दमन करना जरूरी है। आदिल खां से निजात पाने के पश्चात इस्लाम शाह ने अन्य विद्रोही अमीरों के दमन का भी निश्चय किया। जिन अमीरों से उसे खतरे की आशंका थी उन्हें उसने जो है अपने रास्ते से हटा लिया। जलाल खां जलवानी और उसके भाई खुदादाद खां पर विद्रोहियों का साथ देने का आरोप लगाकर जो है उनकी हत्या कर दी।
इसी प्रकार कुतुब खां, ब्रह्मजीत कौर, जलाल खां नियाजी और आदिल खां का पुत्र था महमूद खां, इसको गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में जो है बंद कर दिया इसने, और इन्हें वहीं ग्वालियर के किले में जो है जहर देकर मार दिया। इस्लाम शाह के इन कार्यों से जो है अफगान अमीरों के दिलों में भय जो है डर बैठ गया। जो सरदार इस्लाम शाह के क्रोध से बच गए, उन लोगों ने जो है अपनी सुरक्षा के लिए विद्रोह का सहारा लिया, यानी सुरक्षित होना है तो विद्रोह करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर विद्रोह होगा नियाजी विद्रोह। अफगान सरदार जो है वो अफगान सरदारों ने जो विद्रोह किए हैं उन सबसे इन विद्रोह में जो सबसे प्रमुख विद्रोह था वो था नियाजी विद्रोह। और नियाजी अफगान सुल्तानों के कृत्यों से अत्यंत ही शुद्ध थे। इन लोगों ने जो है सुल्तान के अत्याचारों का सामना करने का निश्चय किया, और इस नियाजी विद्रोह का जो नेतृत्व किया है वो किया है हैबत खां नियाजी ने। और ये हैबत खां नियाजी जो है ये पंजाब का गवर्नर था। हैबत खां नियाजी ने अपने भाई सईद खां जो राजधानी से भागकर लाहौर जो है पहुंचा था, एवं अन्य अफगान अमीरों की सहायता से इसने जो है विद्रोह कर दिया था। अपने भाई सईद खां और साथ ही अन्य जो अमीर थे उनकी सहायता से हैबत खां ने जो है विद्रोह कर दिया था। और हैबत खां जो है वो पंजाब का स्वतंत्र शासक भी बन बैठा था, और खुतबों और सिक्कों पर अपना नाम भी खुदवा लिया था। वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भी निकल पड़ा। इस्लाम शाह स्वयं विद्रोहियों को कुचलने के लिए आगे बढ़ा। अंबाला हरियाणा के निकट जो है दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। अंबाला का जो युद्ध हुआ उसमें सुजात खां की सहायता से सुल्तान ने विद्रोहियों पर जो है विजय पा ली थी। सुजात खां इस्लाम शाह के साथ था, इसकी सहायता से जो है इस नियाजी विद्रोह पर नियंत्रण पा लिया, इनको हरा दिया। हैबत खां जो है नियाजी जो विद्रोह हुआ इसका प्रमुख हैबत खां जो है ये भागकर गखरों की शरण में चला गया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो है गखरों की शरण में पहुंचा। सुल्तान की सेना ने गखर प्रदेश में भी जो है विद्रोहियों का पीछा किया। हैबत खां वहां से भागकर कश्मीर पहुंचा और वहीं पर उसकी जो है मृत्यु हो गई। इस्लाम शाह ने गखर प्रदेश की सुरक्षा की व्यवस्था की। गखर प्रदेश इसके नियंत्रण में था। वहां पर जो है मानकोट का सुदृढ़ दुर्ग बनवाया, और हुमायूं के वापस लौटने की संभावना को जो है वहां पर इसने कम कर दिया। अब सुजात खां इसका ही प्रमुख है, लेकिन ये भी विद्रोह कर देगा। हैबत खां के पश्चात सुल्तान ने सुजात खां की तरफ अपना ध्यान दिया। सुजात खां मालवा का गवर्नर था। उसने नियाजी विद्रोह के समय सुल्तान के प्रति जो है अपनी स्वामी भक्ति प्रकट की थी, परंतु इस्लाम शाह की संकालु प्रवृत्ति से वह उसकी तरफ जो है पूर्णतः संतुष्ट नहीं था। इस्लाम शाह जो है शक हुआ इसको, इस कारण शक की दृष्टि से देख रहा था सबको, क्योंकि डर तो होता ही है सब में। राजा इतने बड़े पद पर हैं तो कोई भी जो है कुछ भी कर सकता है, तो इसको वो डर था। हाँ, तो इसके बाद में क्या हुआ, उसकी तरफ पूर्णतः संतुष्ट नहीं था और अपनी सुरक्षा के प्रयासों में जो है इस्लाम शाह लगा हुआ था। नियाजियों के अंबाला में पराजय के बाद जब आगरा पहुंचा तब उसकी हत्या का प्रयास किया गया। इसमें बादशाह का हाथ होने की आशंका कर वह सुल्तान की अनुमति लिए बिना ही जो सुजात खां है वो वापस अपने मालवा लौट गया। इस पर इस्लाम शाह जो है क्रोधित हुआ। क्रोधित होकर उसने मालवा पर जो है आक्रमण कर दिया था, क्योंकि मालवा किसकी सूबेदारी है? मालवा में जो सूबेदारी है वो सुजात खां की है। सुजात खां सुल्तान का मुकाबला किए बिना ही जो है भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने सुल्तान की अधीनता पुनः स्वीकार कर ली थी और मालवा का प्रांत उसे जो है वापस में बाद में फिर से सौंप दिया गया था, मालवा की सूबेदारी। इसके बाद है ख्वास खां। ख्वास खां की हत्या। ख्वास खां भी शेरशाह के समय एक प्रमुख सरदार था। उसने आदिल खां का साथ दिया था। आदिल खां का साथ दिया था, हमने अभी देखा ही है बयाना में किस प्रकार दूसरा षड्यंत्र हुआ। तो उस षड्यंत्र के समय ख्वास खां ने ही जो है उस षड्यंत्र को विफल किया था, इस्लाम शाह के षड्यंत्र को, आदिल खां की हत्या का जो षड्यंत्र था। आदिल खां की पराजय के पश्चात उसने कुमायूं के राजा के यहाँ शरण भी ली थी, ये भी हमने देखा। इस्लाम शाह ने ख्वास खां को उसकी सुरक्षा का आश्वासन देकर आगरा बुलवाया और मार्ग में ही संभल के नजदीक संभल के गवर्नर ताज खां कारारानी द्वारा उसकी जो है हत्या करवा दी थी, यानी ख्वास खां को भी जो है निपटा दिया। इस प्रकार क्रूरता पूर्वक इस्लाम शाह ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों एवं विरोधी सरदारों पर जो है विजय पाई, परंतु विद्रोह की भावना को सदैव के लिए समाप्त नहीं किया जा सका। खुले विद्रोह में असफल होकर सुल्तान के विरोधियों ने उसकी हत्या का प्रयास भी किया, परंतु भाग्यवश जो है इस्लाम शाह ये सारे जो हत्या के प्रयास है वो सब विफल कर दिया इसने। इस्लाम शाह के सैनिक अभियान, क्या सैनिक अभियान रहे हैं इसके? कुछ भी नहीं है, देख लीजिए। इस्लाम शाह में सैनिक प्रतिभा भी थी। सुल्तान बनने के पूर्व ही वह अनेक सैनिक अभियानों में जो है भाग ले चुका था। इस्लाम शाह के समक्ष सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी मुगलों के संभावित आक्रमण की।
पूरा हुमायूं जो है पुनः अपनी शक्ति संचित कर भारत पर आक्रमण करने की योजनाएं बना रहा था। हुमायूं पुनः अपनी शक्ति संचित कर भारत में आक्रमण की योजना बना रहा था, परंतु इस्लाम शाह के भय से वह भारत की सीमा पार करने का साहस नहीं जुटा पाया और 1553 में हुमायूं जो है सिंध की तरफ बढ़ा। वह कश्मीर के शासक की सहायता से भारत पर आक्रमण करना चाहता था हुमायूं। इस्लाम शाह उस समय बीमार भी था 1553 में और इसकी मृत्यु भी लगभग 1553 में ही हो जाती है। इस्लाम शाह उस समय बीमार था, परंतु हुमायूं की गतिविधियों की सूचना पाकर वह अपनी सेना के साथ पंजाब की तरफ बढ़ा। हुमायूं इस्लाम शाह के आगमन की सूचना पाते ही अपनी भारत विजय की योजना त्याग कर काबुल लौट गया। यानी हुमायूं को डर था इस इस्लाम शाह का। इस्लाम शाह ने भारत पर मुगल आक्रमण की संभावनाओं को जो है विफल कर दिया। इस्लाम शाह ने कश्मीर के शासक मिर्जा हैदर को भी जो है अपना मित्र बना लिया। उसने पूर्वी बंगाल पर भी अधिकार कर लिया, वर्तमान का जो बांग्लादेश है उस पर भी अधिकार कर लिया और शूर साम्राज्य की सीमा का जो इसने विस्तार भी किया। तो सैनिक अभियान में तो ज्यादा कुछ है नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था में भी ज्यादा इसका कुछ है नहीं। इस्लाम शाह एक योग्य शासन प्रबंधक भी था, परंतु राज्य और सुल्तान के अधिकारों के प्रति उसकी अवधारणा शेरशाह से अलग थी। वह सुल्तान के हाथों में सारी शक्ति को केंद्रित जो है करना चाहता था। सुल्तान के हाथों में सारी शक्ति को जो है केंद्रित करना चाहता था, वही केंद्रीकरण वाला मामला है। वह सुल्तान के पद को सारी शक्तियों का केंद्र एवं सबसे अधिक प्रतिष्ठित मानता था। वह सभी अफगान सरदारों को अपना अधीनस्थ और अनुचर समझता था, इसलिए सुल्तान बनते ही उसने अफगान सरदारों की स्वतंत्र प्रवृत्ति पर जो है निरंकुश नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और उनके प्रभाव को कम कर दिया गया एवं अनेक जो है अधिकारों और सुविधाओं को वापस ले लिया गया। उदाहरण स्वरूप अफगान जो है अमीर हाथी नहीं रख सकते थे, अफगान अमीर पहले हाथी नहीं रख सकते थे। उनके पास नर्तकियां जो नाचने वाली है नचनियां वो नहीं रह सकती थी और लाल रंग के खेमों का व्यवहार भी जो है अमीर अब नहीं रख सकते थे, खतरा वाला जो रंग है वो। इस्लाम शाह के इन प्रतिबंधों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। इस्लाम शाह ने प्रशासन के क्षेत्र में भी कुछ सुधार किए। प्रशासन से संबंध अनेक कानून बनवाए गए, उनका कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया गया। प्रति शुक्रवार को साम्राज्य के प्रत्येक जिले में दरबार जो है लगवाया जाता था, जहां इस्लाम शाह जो आज्ञा देता था वो आज्ञाएं वहां पर जो है प्रत्येक शुक्रवार को पढ़कर सुनाई जाती थी। उसने सैन्य व्यवस्था में भी परिवर्तन किए। उसने सेना का संगठन श्रेणीबद्ध बना दिया था। मुगलों की मनसबदारी जो व्यवस्था है उसका आधार आगे यही जो है व्यवस्था रही थी सैन्य व्यवस्था वाली। उसने शेरशाह के समान अनेक सरायों का भी निर्माण करवाया था। शेरशाह ने भी बहुत सारे सराय 1700 सरायों का निर्माण करवाया, तो इस्लाम शाह ने भी जो है बहुत सारे सरायों का निर्माण करवाया। तारीख दाऊदी ग्रंथ का जो लेखक है, तारीख दाऊदी का ग्रंथ का लेखक अब्दुल्ला इस्लाम शाह, अब्दुल्ला जो है वो इस्लाम शाह के शासन की प्रशंसा करता है। तारीख दाऊदी का लेखक अब्दुल्ला इस्लाम शाह के शासन की प्रशंसा करता है। बदायूनी भी उसकी जो है योग्यता की प्रशंसा करता है। इस्लाम शाह में अनेक गुण थे। वह सैनिक एवं प्रशासनिक प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। उसने विरासत में प्राप्त साम्राज्य की न सिर्फ सुरक्षा की बल्कि इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण भी किया। उसने हुमायूं को भारत वापस आने का अवसर प्रदान नहीं किया, परंतु इस्लाम शाह में अनेक अवगुण भी थे। वह ईर्ष्यालु, दंभी और संकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने जो है अनेक इतिहासकारों ने जो इसकी तुलना इब्राहिम लोदी से की है। इस्लाम शाह की नीतियां अंततः सूर साम्राज्य का पतन और मुगलों की पुनः स्थापना के लिए जो है उत्तरदायी सिद्ध हुई।